हाय गाइस, आज हम लोग रिएक्ट राउटर V6 देखने वाले हैं। रिएक्ट राउटर V6 से पहले का जो वर्जन था वह भी हमने देखा हुआ है, लेकिन V6 में कुछ चेंजेस हैं, कुछ ब्रेकिंग चेंजेस भी हैं। अगर आप इसको पुराने प्रोजेक्ट को अगर रन करेंगे V6 इंस्टॉल करके तो आपका काम नहीं करेगा, कुछ चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे V6 का पुराना वाला भूल जाइए, V5 आप भूल जाइए, V5 से पहले का जो भी था वो सब भूल जाइए। रिएक्ट राउटर V6 देखिए और यहाँ पर से हम लोग इसी की बात करेंगे। न तो मैं रेफरेंस दूंगा V5 का, वर्जन 5 का, और ना ही कुछ भी उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर कम्प्लीटली न्यू समझ लीजिए कि आप एक पहली बार देख रहे हैं और उसको उस हिसाब से देखिए। तो रिएक्ट राउटर V6 हम लोग देखने वाले हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रिएक्ट राउटर V6 क्या है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट राउटर V6 का, जैसे लोग देख सकते हैं reactrouter.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको यूज़ करता है कौन? नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, जूम और ट्विटर, डिस्कॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें, ये बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं और कुछ पुराने फीचर्स को इम्प्रूव किया गया है। और अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पुराना जो वर्जन था इसका, तो रिएक्ट राउटर V6 से पहले का, उसका जो बंडल साइज़ था, यानी कि उसका जो पैकेज साइज़ था, वो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अभी उन लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है कि इसका पैकेज साइज़ कम कर दिया गया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बिना हैवी लोड के। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है, जैसे कि इसका npm डाउनलोड कितना है, 70% रिएक्ट ऐप में इसका यूज़ किया गया है, और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करें या फिर यहाँ से रीड दी डॉक में क्लिक करें, कहीं भी क्लिक कीजिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। वेलकम टू रिएक्ट यहाँ पर क्या कहता है कि न्यू टू रिएक्ट राउटर, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप पहले से जानते हैं V5 तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और डीप डाइव करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको V5 से अपग्रेड करना है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है सेक्शन, आप अपग्रेड कर सकते हैं। क्या क्या आपको चेंजेस करने में प्रोजेक्ट वो यहाँ पर बता दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं बताना है आपको, मैं आपको फ्रेश बता रहा हूँ कि रिएक्ट राउटर V6 कैसे आप यूज़ करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन जैसे हम लोग ले रहे हैं, तो पहले इसका रिएक्ट राउटर है क्या ये जान लेते हैं। तो ट्यूटोरियल्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये कहता है कि रिएक्ट राउटर एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है रिएक्ट के लिए, जो कि आपको राउटिंग फीचर प्रोवाइड करता है। इस लाइब्रेरी का यूज़ करके आप यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर मीन्स यहाँ पर ये आपको UI नहीं देता, बट UI के लिए जो राउटिंग फीचर होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा थोड़ी देर में। यहाँ पर रिएक्ट राउटर आप रन कर सकते हैं कहीं भी से मेरा मतलब है कि वेब में भी रन कर सकते हैं, Node.js में भी रन कर सकते हैं, और रिएक्ट नेटिव में भी आप रन कर सकते हैं। और जो वर्जन होगा वह आपका रिएक्ट का 16.8 या इससे अबव का होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका, बस इतना ही जान लिया आपने काफ़ी। अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए कि रिएक्ट राउटर से राउटिंग मिलेगा हमें, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर मैं, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसमें मैंने रिएक्ट का यूज़ नहीं किया है, नहीं रिएक्ट राउटर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर रिएक्ट राउटर है तो इन लोगों ने जाहिर सी बात है रिएक्ट राउटर का यूज़ किया होगा। तो दोनों साइट को कंपेयर कर दें और आपको बताता हूँ कि रिएक्ट राउटर एक्चुअली में हमें देने क्या वाला है हमारे वेब डेवलपमेंट में, जब हम लोग React.js यूज़ करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अब रिएक्ट नेटिव में है तो उसका सेम है, बट आप उसमें आप ये बात नहीं कर सकते कि आप उसको वेब में कर रहे हैं, उसको तो आप मोबाइल में कर रहे हैं, एंड्रॉयड में कर रहे हैं, इमुलेटर में कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी कि रिएक्ट राउटर हमें क्या फीचर प्रोवाइड करता है एक्चुअली में प्रैक्टिकली। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, इस पर रिएक्ट राउटर नहीं है। अगर आप इसके किसी भी लिंक में क्लिक करेंगे तो आपका पेज रीलोड होगा, फिर आपका कंटेंट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कोर्सेस में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा पूरा पेज रीलोड हो रहा है, देखिए। उसके बाद मुझे कंटेंट दिखाई देता है, यहाँ पर ये हो रहा है। अभी आप सेम यही काम यहाँ पर कीजिए रिएक्ट राउटर में, यहाँ कहीं भी आप क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि बिना रीलोड किए हुए, बिना ये रीलोड हुए हमें डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, देखिए रीलोड भी नहीं हुआ और हमें कंटेंट भी दिखाई देता है। तो ये जो फीचर है, ये राउटिंग का जो फीचर है कि बिना रीलोड हुए आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है, आपका कंपोनेंट रेंडर होकर आपको दिखाई दे रहा है और आप राउटिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो मेन है कि राउटिंग आप कर पा रहे हैं, वह फीचर आपको प्रोवाइड करेगा रिएक्ट राउटर। ये प्रैक्टिकल इसका समझने का इसमें है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन में इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अभी डॉक्यूमेंटेशन में वापस से चलते हैं और इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं। इंस्टॉलेशन में आते हैं तो ये कहता है कि आपके पास पहले एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे रिएक्ट राउटर को। तो चलिए एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें रिएक्ट राउटर कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने VS कोड ओपन किया हुआ, यहाँ से फाइल में जाते हैं, यहाँ से ओपन फोल्डर
सी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है रिएक्ट राउटर V6 के नाम से, ये खाली है। इसको मैंने सेलेक्ट किया कि हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा। देखिए खाली है और टर्मिनल भी मेरा यहाँ से ओपन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मुझे एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो सबको आता होगा। कैसे क्रिएट करना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और एप्लीकेशन का जो नाम रखना है वह मैंने रखा है ch1। ये लिखा मैंने, इंटरनेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए। इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा, थोड़ा सा समय लेकर। देखिए रिएक्ट का हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। पर cd ch1 करके हम लोग इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर npm स्टार्ट करके इसको रन करके देख लेते हैं कि ये सही तरीके से रन होता है या नहीं होता है। ये सही तरीके से हमारा रन होगा और हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये हमें जो डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का हमें प्रोजेक्ट मिलता है, टेम्पलेट मिलता है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आप इसको एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, यहाँ पर app.js में जाकर। तो यहाँ पर आते हैं app.js, ये वाला हमारा फाइल है। इसमें से ये सारी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर ये जो डिव है, ये पूरा का पूरा डिव मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ और उसके बजाय मैं यहाँ पर एक ब्लैंक फ्रेगमेंट लिखूँगा और यहाँ पर मैं एक h1 यूज़ करूँगा। h1 ये मेरा ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, जैसे आप देख सकते हैं एमिट मेरा काम नहीं कर रहा। तो इसके दो उपाय हैं। एक उपाय है कि आप इसका एक्सटेंशन चेंज करके JSX कर दीजिए, या फिर आप यहाँ नीचे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। फिर ये हमारा ऑटो कंप्लीट काम करने लगेगा, यानी कि एमिट हमारा काम करेंगे। h1 ये ऑटो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हेलो रिएक्ट। रिएक्ट इसलिए लिखा मैंने बिकॉज अभी हमारा रिएक्ट का ही प्रोजेक्ट है, मैंने रिएक्ट राउटर इसमें इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए आपको दिखाई देगा ये। अब बात करते हैं कि हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, अब इसमें मुझे रिएक्ट राउटर यूज़ करना है, तो कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और यहाँ पर इंस्टॉलेशन सेक्शन में यहाँ पर देखिए बेसिक इंस्टॉलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है npm। अगर आप npm यूज़ करते हैं तो आपको ये रन करना है, अगर आप yarn यूज़ करते हैं तो ये, अगर आप pnpm यूज़ करते हैं तो आप ये रन करेंगे। मैं npm यूज़ करता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखिए ऐड सिंबल देखिए और 6 लिखा हुआ है, वर्जन 6। तो अभी क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सिर्फ रिएक्ट राउटर डोम भी लिखेंगे तो आपका 6 इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं रिएक्ट राउटर डोम ही सिर्फ लिखूँगा। मैंने npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम लिखा, मतलब कॉपी किया। यहाँ पर नीचे आते हैं, इस सर्वर को स्टॉप करते हैं और इसको वाई इंटरप्रेस सर्वर मेरा स्टॉप हो गया। एक बार मैं आपको पैकेज रजिस्ट्रेशन फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिपेंडेंसी अभी जो टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं वह है रिएक्ट, रिएक्ट डोम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट और वेब वाइटल्स है। यहाँ पर कहीं भी रिएक्ट राउटर डोम नहीं है, रिएक्ट राउटर डोम नहीं है। उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल किया और अभी देखिए थोड़ी देर में, ये छोटा सा पैकेज है तो जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम 6.2.1 अभी का जो लेटेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको वापस से रन कर लीजिए npm स्टार्ट, ताकि आपको पता चले कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चल रहा है। हम लोग यहाँ पर से इंस्पेक्ट करके टर्मिनल कंसोल ओपन कर लेते हैं ताकि कोई एरर रहे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे। इसको करते हैं नीचे और इंस्टॉल हो गया, इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना काम, यानी कि राउटिंग कैसे आप इसमें करेंगे रिएक्ट राउटर का यूज़ करके हुआ। तो पहली रिक्वायरमेंट यह है रिएक्ट राउटर डोम को यूज़ करने की, या फिर रिएक्ट राउटर का यूज़ करके राउटिंग करने की, कि आपको इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर क्या करता है, ब्राउज़र राउटर आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है ब्राउज़र के URL से। ब्राउज़र राउटर आपके ऐप को कनेक्ट करता है ब्राउज़र के URL से। उसके लिए हमें ब्राउज़र राउटर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ब्राउज़र, इसको मैं कर्ली ओपन कर क्लोज के अंदर लिखूँगा ब्राउज़र राउटर, ये लिखा। इसको कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम, इसको इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम से, तो रिएक्ट राउटर डोम यहाँ से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कर दिया। अब ये जो भी आप रूट्स बनाएंगे, जो भी आप राउट्स बनाएंगे, रूट कहिए या फिर राउट कहिए, दोनों सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो जो भी आप रूट्स बनाएंगे वह इसके अंदर में होने चाहिए, इससे इनक्लोज होने चाहिए। यानी कि अगर मैं अभी इसको हटा दूँ, इसका मेरा कोई काम नहीं है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र राउटर इस तरीके से चलना पड़ेगा और इसके अंदर में मुझे सारे रूट्स बनाने। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र राउटर का एक एलियास देते हैं कुछ इस तरीके से, एज राउटर, और ये जो राउटर है इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, फिर इसके अंदर मैं रूट्स बनाना शुरू करता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ। यानी कि इसको नहीं, इसको मैं हटा दूंगा, मैं इसी को यूज़ करूँगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्राउज़र राउटर को यहाँ ऐप के अंदर में लिखने के बजाय इसको index.js के अंदर में आकर यहाँ इंपोर्ट करके इस ऐप को ही इनक्लोज कर देते हैं ब्राउज़र राउटर से। तो वो वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अभी ये हमारा ब्राउज़र राउटर हमने लिख दिया। अभी इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए रूट बनाने के लिए, जो कि है रूट।
तो रूट को पहले इंपोर्ट करते हैं। एक और चीज़ चाहिए, रूट्स भी चाहिए, बट मैं आपको पहले रूट करके दिखाता हूँ, फिर एरर आएगा, फिर हम लोग रूट इंपोर्ट करके उसको फिक्स करेंगे। ये मेरा आइडिया है। तो रूट बनाना है। रूट बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आइए, इसके अंदर में लिखना है और यहाँ पर आपको रूट लिखना है। ये सेल्फ क्लोजिंग भी होता है और इन क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों भी होता है। लेकिन मैं आपको पहले सेल्फ क्लोजिंग दिखाता हूँ, फिर मैं ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी दिखाऊंगा आपको। पहले ये देख लीजिए, इसमें एक प्रॉप होता है, हम लोग रूट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉप होता है पाथ, यानी कि किस पाथ के हिट होने पर, तो इस पाथ के हिट होने पर, यानी कि रूट पाथ के हिट होने पर क्या चलना चाहिए, उसके हम लोग एलिमेंट प्रॉप में लिखते हैं। तो एलिमेंट प्रॉप में आप JSX लिख सकते हैं कोई सा भी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक H1, जिसमें मैंने लिखा हुआ है हेलो रिएक्ट राउटर, यानी कि जब भी आप इस और पाथ पे हिट करेंगे तो ये आपका चल पड़ेगा और आपको वेब ब्राउज़र में रेंडर होकर दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कि दिखता है या फिर कोई एरर आता है। अभी के लिए कोई एक एरर आएगा आपको। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक एरर मिलता है। ये कहता है कि जो भी रूट होते हैं आपके, जो भी रूट हैं आपके, उन सब को आपको रूट्स के अंदर में लिखना है। रूट्स S लगाकर एक आपको बनाना है एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर में सभी रूट को आपको रखना है। आप डायरेक्टली इसको रेंडर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रैप करते हैं। इस चीज़ को हमें रैप करना है रूट्स से। तो इसको मैं कट कर देता हूँ और पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और लिखिए रूट्स। ये भी हमें मिल जाता है रिएक्ट राउटर डोम से। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रूट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके अंदर में आप अपने रूट को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अब सब कुछ बढ़िया चलेगा, और जब ये पाथ, इस पाथ को हिट करेंगे आप, तो आपका ये JSX चलेगा और आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा हेलो रिएक्ट राउटर। आप कहेंगे यहाँ पर एरर तो अभी भी दिखाई दे रहा है, नहीं, ये फॉल्स एरर है। आप इसको रिफ्रेश कीजिए, ये आपका गायब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक हमारा यहाँ पर रूट बन गया रिएक्ट राउटर का यूज़ करके, और ये सबसे बेसिक एग्जांपल है इसका। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आकर इस तरीके से तो कोड लिखेंगे नहीं। आप क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट ही दे देते हैं किसी पाथ पे रेंडर होने के लिए। तो उसको कैसे करते हैं वह देखिए। उसके लिए हमें एक कॉम्पोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग SRC फोल्डर के अंदर में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर, और एक बनाते हैं कॉम्पोनेंट्स नाम का फोल्डर। कॉम्पोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बनाते हैं पेजेस, और पेजेस के अंदर में एक हम लोग फाइल बनाएंगे home.js। home.js एक हमारा कंपोनेंट है, बट इसको एज अ पेज आप समझिए कि एक होम पेज है हमारा। ये एक कंपोनेंट है टेक्निकली, बट ये हमारा एक होम पेज है। तो होम पेज हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल सा होम पेज बनाएंगे। उसके लिए हम RAFCE ये लिखते हैं, और इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिंपल सा एक, पहले तो मैं इसमें कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग ब्लैंक फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं, और इसके अंदर में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक H1, और यहाँ पर लिख देते हैं। ये ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ होम पेज, बस इतना लिखिए, इसको सेव कर दीजिए, बस इतना ही लिखना। ये हमारा एक पूरा कंपोनेंट है, ठीक है। अभी इस कंपोनेंट को मुझे रेंडर करवाना है किसी पाथ पे। तो ये कैसे करते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। इस चीज़ को मैं करता हूँ कमेंट, ये फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, पहले कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, बिकॉज रूट पर ही मैं होम पेज रेंडर करवाने वाला हूँ। तो ये पहले से रूट पे है तो वो चलेगा नहीं, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखना है हमें रूट सेल्फ क्लोजिंग, और यहाँ पर पाथ लिखना है। तो पाथ लिखा, और पाथ हमारा वही रूट ही रहेगा। इस पे हिट करने पर क्या चलना चाहिए, हमें एक एलिमेंट देना है, मतलब एलिमेंट पे देना है जो भी चलना चाहिए, जो भी रेंडर होना चाहिए कमेंट, वो हमें एलिमेंट में लिखना है, करली ओपन करली क्लोज के अंदर में। तो यहाँ पर हमें होम को करवाना है। आप इस तरीके से यहाँ पर होम लिख देंगे, एज अ कॉम्पोनेंट आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग के साथ। अभी ये हमारा यहाँ पर इंपोर्ट नहीं है तो हमें एरर दे देगा, तो इसलिए इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये इंपोर्ट होम, ये आ रहा था क्या, होम, कि हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो ये पेज, होम पेज में जो था उसको हमने होम इंपोर्ट किया, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अभी इस पे हिट करने पर हमारा होम ये कंपोनेंट रेंडर होगा और आपको होम पेज देखने को मिलेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश किया, देखिए होम पेज दिखाई देता है। इसी तरीके से कुछ और कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनके लिए यहाँ पर हम लोग पाथ क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेजेस के अंदर में 2 पेजेस और क्रिएट करता हूँ, about.js एक और क्रिएट करते हैं, यहाँ पर contact.js, और इनमें भी मैं कर देता हूँ। तो होम वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरे को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, अबाउट में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा अबाउट। इसको सेव कर दिया, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट, इसको भी सेव कर दिया।
तो ये 3 कंपोनेंट हमारे तैयार हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। होम तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमें अबाउट और कॉन्टैक्ट करना, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमने इसको कॉपी पेस्ट किया और इसमें से बस चेंज कर देते हैं अबाउट, और यहाँ से चेंज कर देंगे कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट। तो इंपोर्ट कर लिया मैंने दोनों को, अभी दोनों के लिए पाथ यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमें इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ स्लैश अबाउट, यानी कि कोई अगर स्लैश अबाउट में हिट करेगा तो क्या चलेगा, अबाउट कंपोनेंट चलेगा। तो यहाँ पर अबाउट लिख देते हैं। उसी तरीके से अगर कोई स्लैश कॉन्टैक्ट हिट करता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एंटर करवाएंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। और इनमें क्या है, इनमें अबाउट वाले में हिट होगा तो अबाउट पेज दिखेगा, कॉन्टैक्ट पेज में हिट कॉन्टैक्ट वाले में यानी कि स्लैश कॉन्टैक्ट में हिट होगा तो ये चलेगा, इसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पेज। बस इतना सही है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद देखिए हम लोग इसको हिट करके देखते हैं कि हमारा ये चलता है या नहीं। तो पाथ में हमें लिखना पड़ेगा, रूट पे होम चलेगा, स्लैश अबाउट में लिखना पड़ेगा, उससे हमारा अबाउट चलेगा, स्लैश कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा, उससे हमारा कॉन्टैक्ट चलेगा। यहाँ पर आइए वेब पेज में, यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो स्लैश अबाउट लिखा, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हमें अबाउट पेज दिखाई देता है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट पेज दिखाई देता है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आकर हमें लिखना पड़ रहा है। हमने यूआई तो क्रिएट किया ही नहीं, ये बस रूट्स क्रिएट हुए हैं कि इस पाथ पे कोई हिट करेगा तो ये कंपोनेंट चलेगा। ये रूट्स हमने हिट किया, बट हमें एक नेविगेशन बार हमें क्रिएट कर देना चाहिए, नव बार क्रिएट कर देना चाहिए। अब नव बार बोलने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसको नैब बार कहते हैं। तो नैब बार बोलिए, नेविगेशन का नैब, या फिर मैं इसको नव बार कहता हूँ, मुझे बोलने में थोड़ा आसान होता है इसी वजह से। तो नैब बार ही आप लोग समझिएगा इसको, मैं बोल रहा हूँ नव बार। ओके, सो ये हो गया ये। तो इसका हमें क्या करना है, एक हमें यूआई क्रिएट करना है जहाँ पर मतलब यूज़र तो ऐसा नहीं करेगा ना कि यहाँ पर आकर आपका यूआरएल, अगर मान लीजिए कि यूज़र को कॉन्टैक्ट पेज देखना है, अबाउट पेज देखना, तो यूज़र क्या यहाँ पर आकर टाइप करेगा ऐसे कि अबाउट पेज दिखाओ? नहीं, उसको आपको एक नेविगेशन देना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। रिसोर्स में क्लिक करना है तो रिसोर्स में क्लिक कीजिए, रिसोर्स आ जाएगा। तो इसी तरीके का हम लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं वह देखिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैं तीनों क्लोज कर दें, इसका कोई काम नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। ये पेज नहीं कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाएंगे। यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, इसका नाम रखते हैं नैब बार, नैब बार डॉट जेएस। नैब बार मैंने इसका नाम रखा। हम लोग नैब बार का जो भी लॉजिक होता है वह लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट हमें बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं RAFC। ये हमारा नैब बार आ गया कंपोनेंट के रूप में। अभी यहाँ पर हम लोग पहले इसको ब्लैंक फ्रेगमेंट कर देते हैं। ये पूरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये, और रिटर्न करली ओपन करली क्लोज, और यहाँ पर ओपनिंग फ्रेगमेंट, क्लोजिंग फ्रेगमेंट ये लिख देते हैं। और जब मैं इसको चेंज करता हूँ बिकॉज इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसको रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लिंक बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूएल के अंदर मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ LI, और LI के अंदर हम लोग लिखते हैं A टैग। ये A टैग के अंदर हमारा स्लैश होता है, और यहाँ पर हमने बना दिया होम, फिर हमने बना दिया एक अबाउट, और हमने बना दिया एक कॉन्टैक्ट। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। नॉर्मल जो हमारा HTML CSS होता है उसमें यहाँ पर अबाउट लिख दिया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख दिया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ये लिख दिया। तो इससे हमारा क्या होगा, एक यूआई क्रिएट हो जाएगा, यूज़र को सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। होम पे क्लिक करेगा तो href उसको इस पाथ पे पहुंचा देगा। जब इस पाथ पे पहुंचेगा तो ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। इस तरीके से जब अबाउट पे कोई क्लिक करेगा, ये लिंक बन जाएगा, तो अबाउट पे क्लिक करने का उसको दिख जाएगा। जैसे अबाउट स्लैश अबाउट पे अगर कोई अबाउट पे क्लिक करता है तो स्लैश अबाउट हमारा रूट हिट होगा, यानी कि ये हिट होगा, और ये हिट होने पर हमारा अबाउट चलेगा। उस तरीके से कॉन्टैक्ट चलेगा। तो ये तो अच्छी बात है। चलिए इसको देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंपोर्ट करके लगाना पड़ेगा अपने ऐप में, यानी कि मेन जगह पर। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करना है किसको, नैब बार। तो ये नैब बार मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसको लगाना पड़ेगा कहाँ पर, इसको चलिए यहाँ पर लगा कर देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आते हैं और नैब बार कंपोनेंट है, तो हम लोग कंपोनेंट को रेंडर होने के लिए इस तरीके से दे सकते हैं। मैंने दे दिया। अभी यहाँ पर हमारा जब भी ये देखिए, मैं पहले होम में चला जाता हूँ, रूट पे देखिए होम, और मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ क्या, देखिए होम अबाउट कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है। होम में क्लिक करेंगे तो होम पेज, अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पेज। कैसे ये काम करता है, अभी यूज़र को यहाँ पर आकर लिखना नहीं पड़ता। कोई स्लैश अबाउट पे क्लिक करे तो स्लैश अबाउट यहाँ अपने आप लिखा हुआ आता है। वाई, बिकॉज हमने यहाँ पर लिख दिया कि अबाउट पे कोई क्लिक करेगा तो स्लैश अबाउट href करेगा। ये जब ये href करता है तो उसको
पाथ मिल जाता है ये, तो ये इस कंपोनेंट को रेंडर करवा देता है जिसमें लिखा है अबाउट पेज। उस तरीके से कोई कॉन्टैक्ट में क्लिक करता है तो ये /contact href कर देता है, जिसकी वजह से ये पाथ हिट होता है और उसको मिल जाता है कॉन्टैक्ट कंपोनेंट रेंडर होकर जिसमें लिखा है कॉन्टैक्ट पेज। ये ईजी सा लॉजिक है इसका। लेकिन इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी सब कुछ काम कर रहा है, मगर फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेज रीलोड हो रहा है। अगर मैं होम में जाना चाहता हूँ तो देखिए मेरा पेज रीलोड हो रहा है, अपार्ट में जाना चाहूँ तो पेज रीलोड हो रहा है, कॉम्पोनेंट तो दिख रहा है बट हमारा पेज रीलोड हो रहा है। यही तो हमें नहीं चाहिए था। तो इस चीज़ को आप दूर कर सकते हैं। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे ही, इसलिए आप रिएक्ट राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ये यूज़ नहीं करना है। ये यूज़ करने के बजाय हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसको मैं पूरे को हटा देता हूँ, इसका यूज़ नहीं करना। इसको यूज़ करने के बजाय आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। हमें रिएक्ट राउटर में एक मिलता है लिंक एलिमेंट या कॉम्पोनेंट भी आप कह सकते हैं, तो उसको हमें पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किया और यहाँ पर लिंक कुछ इस तरीके से हमें इंपोर्ट कर देना। हमने इसको इंपोर्ट किया। अब हम लोग जहाँ पर ए लिखते थे वहीं पर हमें लिंक लिखना है। तो आप लिंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, तो लिंक लिखिए इस तरीके से। लिंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गया हमारा। यहाँ पर लिखिए होम, और इसमें होता है एक टू प्रॉप, जिसपे हम लोग को जैसे कि href होता था उसी तरीके से टू होता है इसमें, और यहाँ पर आप अपना पाथ लिखते हैं। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया कि होम में क्लिक हो तो कहाँ जाए, इस टू में जाए। उस तरीके से आप इसको अबाउट, और इस पर हमें अबाउट लिखना है। बस वही है, बस हमने यहाँ पर ए को रिप्लेस कर दिया लिंक से और href को रिप्लेस कर दिया हमने टू से। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हमें इसको चेंज करके कर देना है कॉन्टैक्ट। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और सेम वही है, अब ये दिख रहा होगा वैसे ही, बट अभी जब इसको क्लिक करेंगे, जैसे मैं अबाउट में क्लिक करूँ तो मेरा पेज रीलोड नहीं होता और मेरा इस अबाउट पे जाता है और मेरा अबाउट पेज भी दिखा, कंपोनेंट भी रेंडर को दिखाई देता है। कंटेंट में क्लिक करूँ, देखिए रीलोड नहीं होता और हमारा सब कुछ अब सही तरीके से रिएक्ट जैसा काम कर रहा है। तो ये हमें एक फ़ीचर यहाँ पर मिल जाता है। अब ये काम कैसे करता है सभी को पता है। जब हम लोग होम में क्लिक करते हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ जिससे कि आपका लॉजिक क्लियर रहे। जैसे कि अगर मैं अबाउट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, टू में ये जाता है। जब आप अबाउट में क्लिक करते हैं इसमें, तो ये इस टू में भेज देता है आपको /अबाउट। जब ये मिलता है तो ये क्या करता है, इस रूट में चेक करता है कि कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला मैच कर रहा है। तो इसमें क्या करता है ये कि इस अबाउट कंपोनेंट को रेंडर कर देता है। हालांकि सिर्फ मैच करने का यहाँ काम नहीं करता, इंटरनली बहुत सारे काम होते हैं और उतना हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप समझिए कि इस पे ये चलाया तो इसकी वजह से ये कंपोनेंट हमारा चला, और इस कंपोनेंट में लिखा है अबाउट पेज, और वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है रेंडर होकर। ये सिंपल सा लॉजिक है इस पूरे का। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें एक नया चीज़ मिला लिंक, और लिंक हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मुझे एक चीज़ इंप्लीमेंट करना है कि जैसे कि अभी मैं होम में आता हूँ तो ठीक है, होम पेज दिखाई देता है, अबाउट में अबाउट पेज दिखाई देता है, कॉन्टेंट में कॉन्टेंट दिखाई, बट अगर मुझे यहाँ पर कुछ CSS अप्लाई करना है इस चीज़ पे से कहने का मेरा मतलब है, यहाँ पर मुझे अगर कोई CSS अप्लाई करना है इस होम पे या फिर अबाउट पे या फिर कॉन्टैक्ट पे, तो मैं कैसे करूँगा। तो उस केस में अगर आपको कोई CSS अप्लाई करना है अपने इस नेविगेशन में, तो उस केस में आपको लिंक यूज़ करने के बजाय नाव लिंक यूज़ करना पड़ेगा, नैव लिंक आपको यूज़ करना पड़ेगा। सेम आप उसको इंपोर्ट कीजिए, पहले नैव लिंक लिखिए, नव लिंक या जो भी आप कहना चाहें, इसको इंपोर्ट कीजिए। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आप लोगों के लिए, यहाँ से यहाँ तक का कमेंट कर दिया, और यहाँ पर UL फिर से बनाऊंगा और एक लाइव फिर से बनाऊंगा, और यहाँ पर हम लोग लिंक लिखने के बजाय लिखेंगे नैव लिंक। नैव का N कैपिटल, लिंक का L कैपिटल, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लिखेंगे होम, और यहाँ पर भी वही रहेगा टू, जो कि हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अबाउट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अबाउट, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ अबाउट, और यहाँ पर मैं इसको लिख दूँगा कॉन्टैक्ट। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कितने में हमारा काम हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए होम में क्लिक किया तो होम में जा रहा है, अबाउट में क्लिक किया तो अबाउट में, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट में, बिना पेज रीलोड हुए। तो इतना काम तो हो रहा है कि मुझे क्या चाहिए था, मैंने इसका यूज़ क्यों किया, बिकॉज मुझे CSS इसमें अप्लाई करना है। CSS क्या अप्लाई करना है, मैं चाहता हूँ एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि सभी को आवश्यकता पड़ती है, जो कि है कि जिस पे जो अगर मैं कॉन्टैक्ट में क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट वाला ये जो मेरा हाईलाइट हो जाए। जैसे कि आप इसमें जाते हैं, देखिए अपने अभी हम लोग अभी डॉक्यूमेंटेशन में है, तो ये हमारा हाईलाइट है। आप अगर किसी और में जाएंगे तो आपको वह हाईलाइट होकर मिलेगा। तो ये हाईलाइट करने का काम कैसे करेंगे, एक्टिव लिंक कैसे बनाते हैं, यानी कि जो हमारा अभी एक्टिव टैब है या फिर एक्टिव लिंक है, उसको कैसे आप CSS उस पर कैसे CSS लगाते हैं। कोई भी CSS आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको ये कि यूज़फुल एक्टिव
कैसे बनाते हैं किसी टैब को वो दिखा रहा हूँ। देखिए पहले होम में आपको दिखाता हूँ। इसमें एक प्रॉप हमें मिलता है स्टाइल का, जिससे हम लोग इसमें CSS स्टाइल कर सकते हैं। अभी चूँकि मुझे एक्टिव वाला इसमें लगाना है, इसमें अगर सिंपली अगर मैं स्टाइल की बात करूँ तो आप कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखिए और यहाँ पर लिखिए जैसे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर लिख दीजिए रेड, ये लिख दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। और यहाँ पर मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये लाल कलर में दिखा दिया। CSS हमने अप्लाई कर लिया, बट ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप ईजी सा कर ही सकते हैं। बट इसके अलावा क्या करना है, मुझे एक्टिव करने के जिस पे क्लिक करेंगे सिर्फ उस पर अप्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्पेशल फीचर मिलता है जो कि है, पहले तो आपको यहाँ पर एरो फंक्शन लिखना है कुछ इस तरीके से कर्ली ओपन कर्ली क्लोज ये वाला। और यहाँ पर हमें मिलता है एक स्पेशल प्रॉपर्टी कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर लिखना है ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर करके, जो कि इज एक्टिव का। तो ये हमें बताता है कि कौन सा आपका एक्टिव है। अगर ये एक्टिव होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो वह हमें ये बताता है। तो इज एक्टिव, अगर हम लोगों ने होम में क्लिक किया तो इज एक्टिव में ट्रू होगा, तो हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर लिखिए बैकग्राउंड कलर ही हमें सेट करना है। तो बैकग्राउंड कलर और इसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे इज एक्टिव क्वेश्चन मार्क। अगर इज एक्टिव ट्रू होता है तो उस केस में इसमें रेड सेट करना, वरना इसमें कुछ भी सेट मत करना, यानी कि ये ब्लैंक रहेगा, कोई भी कलर नहीं रहेगा। तो ये हमने सेट कर दिया। अभी अगर इसमें एक्टिव होगा, अगर हम लोग होम में रहेंगे तो इज एक्टिव ट्रू हो जाएगा और हमें बैकग्राउंड कलर रेड सेट होकर दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देगा। अगर हम लोग होम में नहीं है तो ये बैकग्राउंड कलर खाली रहेगा, कोई कलर नहीं दिखाई देगा। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट में तो कुछ लगाया नहीं, तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। अबाउट में कुछ नहीं तो ऐसे ही दिखाई देगा। होम जब भी एक्टिव होगा तो देखिए इसमें लाल रंग आ गया। फिर दूसरे वाले में जाएंगे अबाउट में तो फिर ये लाल हट जाएगा। और सभी में यही लगा दीजिए और सभी में ये इज एक्टिव अपने आप चेक होगा और जिसमें भी ये जाएगा, जिसमें भी ये एक्टिव रहेगा उसमें आपको बैकग्राउंड कलर होकर दिखेगा। तो इस पूरे को स्टाइल को यहाँ से तक कॉपी कीजिए, कॉपी किया और यहाँ अबाउट वाले में भी पेस्ट कर दीजिए और इस कॉन्टैक्ट वाले में भी पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए इसका कमाल। अभी हम लोग अबाउट पेज में है तो अबाउट हमारा हाईलाइट है, होम में जाएंगे तो होम, कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट। ये बेसिक नीड होता है जो हर साइड में आपको लगाना पड़ता है, इसलिए इन लोगों ने ये डिफ़ॉल्ट फीचर दे दिया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। पिछले वाले में भी था, पिछले वर्जन में भी था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा शायद आपको मेहनत करना पड़ता, बट इसमें थोड़ा सा ईजी है। उसमें भी ईजी था वैसे देखा जाए तो ये हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कैसे एक्टिव बनाना है, किसी को एक्टिव करके कैसे कलर डालना है, ये हमने यहाँ पर देख लिया हुआ है। और हमने यहाँ पर लिंक भी देखा और नैव लिंक भी देखा हुआ है। अब देखिए नो मैच URL, यानी कि अगर कोई भी URL मैच नहीं करता है हमारे रूट से तो उस केस में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग होम में है, हमारे पास एक होम है स्लैश पे, एक स्लैश अबाउट है अबाउट और स्लैश कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट। अगर स्लैश कॉन्टैक्ट की जगह पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया सोनम और इंटर प्रेस करता हूँ तो सोनम तो है नहीं, स्लैश सोनम तो हमने कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई भी रूट हमारा कोई भी यहाँ रूट बना हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं स्लैश सोनम का। तो इस केस में हमारा देखिए ये रेंडर हो रहा, कोई एरर वगैरह नहीं मिल रहा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब कोई एक ऐसा यहाँ पर रूट लिख दे या फिर पाथ लिख दे जो कि मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आप चाहेंगे कि 404 यानी कि 404 एरर बता सकते हैं पेज नॉट फाउंड। उस तरीके का पेज अगर आप बनाना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे वह देखिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली एक रूट यहाँ पर डिफाइन करना होता है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर लिखिए रूट, ये सेल्फ क्लोजिंग और यहाँ पर आपको पाथ लिखना है और पाथ में ही सारा गेम है। पाथ में आपको लिखना है एस्ट्रिस्क और यहाँ पर आपको एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से H1 एरर 404 पेज नॉट फाउंड, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब कोई भी एक ऐसा रूट जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है उसको आप करेंगे तो ये एस्ट्रिस्क वाला चलेगा और ये आपको ये दिखा देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए सोनम नहीं था तो यहाँ पर आपको दिखाया था पेज एरर 404 पेज नॉट फाउंड, ये दिख रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर सोनम की जगह पर अगर अभी आप कॉन्टैक्ट लिखते हैं तो फिर ये कॉन्टैक्ट पेज दिखाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिखेंगे फिर से कोई ऐसा जैसे कि हेलो लिख दिया तो हेलो तो है नहीं, तो फिर आपको 404 का दिखाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा है कि अगर कोई डायनेमिक URL में बनाना है, डायनेमिक URL बनाना है मीन्स अगर एक हम लोग पोस्ट का यहाँ पर कॉम्पोनेंट पेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, एक न्यू पेज बनाते हैं, यहाँ पर post.js नाम से बनाया मैंने और इसी में से किसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट को कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी किया,
और इसको पेस्ट किया, बस यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा पोस्ट पेज। ये थोड़ा सा स्पेल गड़बड़ हो गया। और इस कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे किसी पाथ पर हम लोग, किसी रूट पर। तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ये कांटेक्ट ना होकर हमारा हो जाएगा क्या, पोस्ट। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर रूट लिखेंगे, ये कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर हम लोग पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट। और ये किसको रेंडर करेगा, पोस्ट कंपोनेंट को। ओके, पोस्ट कंपोनेंट को हमें लिखना स्लैश पोस्ट, तो ये हमारा रेंडर हो जाएगा, ये वाला पेज हमें दिखाई देगा पोस्ट पेज। चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमें यहाँ पर हेलो लिखने के बजाय लिखेंगे पोस्ट और इंटरप्रेस करेंगे, देखिए पोस्ट पेज दिखाई देगा। बट हमने इसका यूआई क्रिएट नहीं किया हुआ यहाँ पर लिंक। चलिए ये भी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। तो नया बार में आइए और किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, किसी एक LI को। इस LI को कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया और यहाँ पर बस हमें लिख देना है पोस्ट और यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट और सेव कर दिया। अब हम क्लिक करके भी कर सकते हैं वही काम जो हम लोग लिख के कर रहे थे यहाँ पर। जैसे कि होम में रहेगा तो होम पेज, पोस्ट में क्लिक करें तो पोस्ट पेज। ये तो ईजी सा था, हमें समझ में आ गया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डायनेमिक URL की। मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट पेज ये हमारा, अब ये किस कैटेगरी का पोस्ट पेज है। हो सकता है कि कल को कैटेगरी यहाँ पर चलाए मोबाइल, तो हम लोग यहाँ पर मोबाइल लिखेंगे। अब यही हमारा भी 404 दिख रहा है, बट कल को ये लैपटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, तो ये 404 दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कैटेगरी के लिए हम लोग अलग अलग यहाँ पर URL रूट बनाते जाएं कि पोस्ट स्लैश मोबाइल के लिए एक अलग बनाओ, फिर पोस्ट स्लैश लैपटॉप के लिए अलग बनाओ, फिर पोस्ट स्लैश iPad के लिए अलग बनाओ। इस तरीके से तो नहीं कर सकते, तो हमें इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। यहाँ की यहाँ पर कुछ भी लिख के तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए और वो रेंडर होकर उसका जो भी कंपोनेंट रहेगा वो रेंडर होना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर जाएंगे, बिकॉज हमारा ये मेन है, ये रूट ही हमारा मेन है। यहाँ तो बस हम लोग UI बनाते हैं जिसे हमें मैनुअली टाइप ना करना पड़े। तो हमारा मेन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें काम करना है अपना जो मेन काम होता है। उसके बाद UI का जो भी करना होगा यहाँ पर देख लेंगे बाद में। तो पहले यहाँ पर देखते हैं मुझे क्या चाहिए, पोस्ट के बाद में चाहिए डायनेमिक। अभी अगर मैं इसमें मोबाइल कर दूं तो ये मोबाइल हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से काम करेगा, बट सिर्फ मोबाइल ही काम करेगा। जैसे मैं अभी मैंने इसको कॉपी किया, मतलब सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मोबाइल लिखे हम लोग तो ये देखिए पोस्ट पेज हमें दिखा देगा मोबाइल का। तो ये तो है, लेकिन अगर इसी को मैं अगर लैपटॉप कर दूँ तो फिर ये 404 दे देगा, यानी कि ये डायनेमिक नहीं हुआ। मोबाइल तो हो गया, कैटेगरी बेस पर तो हो गया, बट ये डायनेमिक नहीं होता। इसको डायनेमिक करेंगे। यहाँ पर स्टैटिकली कोई कैटेगरी का नाम लिखने के वजह इसको डायनेमिक करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सेगमेंट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलन लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी नाम लिख दीजिए। जैसे कैटेगरी चाहिए मुझे तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी लिख दिया। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने कैटेगरी लिखा, ये अब हमारा कोई भी वैल्यू लेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इस पर कैटेगरी पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए अभी हमने मोबाइल लिखा तो भी हमारा काम करेगा, 404 हमें नहीं देगा। या अगर आप यहाँ पर लिखते हैं लैपटॉप तो भी ये हमारा चलेगा, कोई हमें 404 नहीं दे रहा। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं सोनम तो भी ये चलेगा, कोई भी हमें 404 का एरर नहीं दिख रहा है। यानी कि हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। कौन सा, ये वाला कंपोनेंट, पोस्ट कंपोनेंट। तो ये हमारा डायनेमिक हो गया। ये इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस तरीके का URL बनाना पड़ता है, पाथ बनाना पड़ता है। ये चीज़ आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े, लेकिन आप एक इनिशियली एक ही कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डायनेमिक होने का नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी स्लैश पोस्ट लिखूँ, सिर्फ स्लैश पोस्ट लिखा तो ये 404 होता है, बिकॉज स्लैश पोस्ट पर कोई मेरा है नहीं। यहाँ पर स्लैश पोस्ट पर तो वो हमारा रहेगा ही रहेगा, तो हमें चाहिए भी नहीं था। हमें यहाँ डायनेमिक देखना है, हमारा ये मेन है। तो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर ये चेंज करके मैं यहाँ पर इनिशियली एक मोबाइल कैटेगरी देता हूँ, यानी कि मोबाइल कैटेगरी के साथ हमारा वेबसाइट ओपन होगा, फिर बाद में वो जो चाहे वह कैटेगरी चूज़ कर सकता है। ऐसा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो चलिए ये तो बढ़िया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पर जो आप डायनेमिक वैल्यू लिख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सोनम हो, कुछ भी, ये आपको इस कंपोनेंट में चाहिए होता है। तो इस कंपोनेंट में आप कैसे एक्सेस करेंगे ये वाला, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस कंपोनेंट में चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक्सेस करना है जो भी यहाँ पर यूज़र लिख रहा है वह, या फिर चूज़ कर रहा है वह, चाहे वह यहाँ क्लिक करके मोबाइल चूज़ कर रहा हो या फिर मैनुअली टाइप करके कर रहा हो, वो हमें चाहिए अपने इस कंपोनेंट में। यानी कि यहाँ पर जो कमेंट लिखा हुआ है इसमें हमें चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर एक हुक यूज़ करना पड़ेगा। उस हुक का नाम है यूज़ परम्स। तो यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए पहले। ओके, ये मैंने क्या इंपोर्ट कर दिया भाई, IMM लिख के इंपोर्ट यूज़
परम्स, ये मैंने लिखा यूज़ परम्स हमारा इंपोर्ट हो गया रिएक्ट आउटर डॉम से। अब हम इसको यूज़ कैसे करना है और इसका यूज़ करके आप ये कैसे फाइंड कर सकते हैं वह देखिए, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर आना है और लिखना है लेट लिखिए और हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे बिकॉज हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसमें जितने भी डायनेमिक होंगे, यहाँ पर भी आपको एक दिखाई दे रहा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा 2 करके, तो जितने भी होंगे सारे के सारे आपको यूज़ परम से मिलता है। जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी लिख दिया, चूँकि कैटेगरी है तो इसलिए कैटेगरी ही लिख दिया, यूज़ परम से ये लिखना है, इसको कर ओपन कर क्लोज। ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर के कैटेगरी जो भी यहाँ पर आएगा नाम सेम रखना है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ में से कहीं भी। तो मैं आपको यहाँ यूज़ करके दिखाता हूँ। पोस्ट पेज, यहाँ पर कर ली क्लोज और यहाँ पर लिखिए कैटेगरी, इसको कर दीजिए सेव। अब देखिएगा जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वह इस कंपोनेंट में जाएगा और इस कंपोनेंट में यूज़ परम्स का यूज़ करके हमने इसको निकाल लिया कैटेगरी को, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, अभी पोस्ट में है ये, यहाँ पर क्लिक करते हैं, post/mobile है, देखिए मोबाइल आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैनुअली आप लिखते हैं कुछ भी, देखिए मैं लिखता हूँ सोनम, तो आपको सोनम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं लैपटॉप, आपको लैपटॉप मिलेगा। यानी कि अब आप जो डायनेमिक है यहाँ पर जो होता है उस चीज़ को आप इस कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप अपना जो भी लॉजिक होगा प्रोग्राम का, बिजनेस लॉजिक, उसको आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कि जो भी यूज़र यहाँ पर लिखता है या फिर जैसे भी आता हो, यहाँ पर जो भी आता है उसके बेस पर मुझे क्या काम करवाना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हो सकता है आप API रिक्वेस्ट करना चाहें उस कैटेगरी के बेस पर, फिर उस कैटेगरी का जो भी डेटा होगा डेटाबेस से फेच होकर आपको मिलेगा, जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाहें, तो ये आपका लॉजिक हो सकता है एक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने अभी एक देखा, मान लीजिए कि 2 हो तो यानी कि कैटेगरी और कैटेगरी का नंबर, तो उस केस में उसका कैसे रूट लिखेंगे और कैसे उसको गेट करेंगे वो देखिए मैं आपको दिखा। तो इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और इसी कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी स्लैश यहाँ पर लिख देंगे ID। तो यहाँ पर 2 हमारे डायनेमिक होंगे, एक ये और एक ये। तो आप यहाँ पर मल्टीपल्स भी कर सकते हैं, ये दिखाने का मेरा मकसद है। यहाँ पर इसको किया मैंने सेव, इसके लिए हम लोग यहाँ पर नया बार भी एक बना लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर mobile/1 कर देते हैं, /1, और यहाँ पर पोस्ट विथ ID लिख देता हूँ मैं, बस ऐसे ही जान पहचान के लिए, ज़्यादा कुछ में है नहीं। तो मोबाइल, इसको सभी को चेंज भी कर सकते हैं, पर इनिशियली कुछ तो रखना पड़ेगा ना यहाँ पर, इसलिए मैंने मोबाइल और 1 रख दिया हुआ ID। तो इसमें जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल और 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर पोस्ट और मोबाइल और 1 आएगा। और कैटेगरी यानी कि जो मोबाइल है उसको कैसे गेट करना है ये तो आपने यूज़ परम्स से देख लिया। यूज़ परम्स में सभी कुछ होता है, तो आप इसमें से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ID को भी। तो करेंगे पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर आया, मैं पोस्ट में क्लिक किया, मोबाइल दिखाई देता है। यहाँ पर आप जो भी करेंगे, जैसे लैपटॉप करेंगे तो लैपटॉप भी दिखाई देगा। अभी हमें ID वाला देखना था, तो हम लोग पोस्ट विथ ID में क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए आपको मोबाइल, ये जो था ये आपको यहाँ पर मोबाइल दिखाई देता है, बट हमें ID भी अब यहाँ पर गेट करना है। ये जो ID आ रहा हुआ वह कैसे गेट करेंगे, उसको गेट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कैटेगरी हमने डिस्ट्रक्चर किया, यहीं पर हमें ID मिल जाएगा, तो ID यहाँ पर लिख दीजिए। और सेम तरीके से हमें इसको अगर मैं नीचे लिख दूँ, यहाँ पर H1 में ही लिख देता हूँ, यहाँ नीचे, यहाँ कैटेगरी की जगह पर ID, बस इसको डिस्प्ले कर देना। सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको भी 1 दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पर 1 है तो आपको 1 दिखाई देगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 1 की जगह पर अगर मैं कुछ भी लिख दूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देने वाला है। आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप/888 ये लिखता हूँ तो मुझे ये दोनों ही चेंज होकर दिखाई देंगे, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आप कंसोल में देख सकते हैं। तो ये था डायनेमिक, कैसे आपको बनाना है। डायनेमिक जो डेटा रहेगा उसको आप कैसे अपने कंपोनेंट में गेट करेंगे ताकि आप फर्दर काम कर सकें। अभी लगे हाथ में आपको एक और हुक बता देता हूँ जो कि है यूज़ सर्च परम्स। ये वाला हुक है। ये क्या करता है, ये जो आपका पैरामीटर क्वेरी होता है उसको इस्तेमाल में लाने के लिए, उसके मैनिपुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूज़ कैसे करना है और ये क्या हमें करके देगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं पहले, ये चूँकि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट, और हमें इसको मैं अगर लिखूँ यूज़ सर्च परम तो ये हमें दे देना चाहिए, नहीं दिया। देखते हैं एक बार और, टैब प्रेस करके यूज़ सर्च परम हो गया, नहीं दे रहा ये। तो मैं यहाँ पर मैनुअली टैप कर देता हूँ लेट लिखा, उसके बाद स्क्वायर सर्च परम्स कॉमा सेट सर्च परम। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं नाम, बट ये लिखने का तरीका है सर्च परम्स और इक्वल, और यहाँ पर लिखना यूज सर्च परम।
कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये जो सर्च परम है इसको मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा। फिर ये जो सर्च परम्स है इसमें हमारा एक URL मिलता है हमें, अभी आपको दिखाऊंगा इसमें क्या मिल रहा है। और उसके अंदर में हमें एक गेट मिलेगा जिसका यूज़ करके हम लोग क्वेरी पैरामीटर के वैल्यू को ट्रैक कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम लोग उसको देख सकते हैं, चाहे तो उसका वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्टेट पता होगा, हम लोग रिएक्ट में यूज़ करते हैं स्टेट, उसी तरीके से कुछ ये है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल पर, यहाँ सिर्फ कंसोल करके दिखाऊंगा। CLG करते हैं और पहले सर्च परम्स ये हम लोग कंसोल कर देते हैं। उसके बाद बस इतना पहले देख लेते हैं। ये मैंने किया। ये कब काम आता है? ये हमारा काम तब आता है, ये जो हुक है कब काम आता है? तब काम आता है जब आपका क्वेरी पैरामीटर हो तब। देखिए कि क्वेरी पैरामीटर का मतलब क्या होता है। जैसे ये लिखा हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क देने के बाद लिखते हैं हम लोग प्राइस, क्वेश्चन मार्क दिया, प्राइस इक्वल 10,000। ये हमने 10,000, तो इसको ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क के बाद इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। इसको हमने इंटरप्रेस किया। जैसे इंटरप्रेस करते हैं हमारा जो ये रिटर्न करता है यूज़, ये जो यूज़ सर्च परम्स है ये हमें रिटर्न करता है सर्च परम्स में। ये क्या है? सर्च परम्स एक्चुअली हमारा एक URL सर्च परम्स है और इसमें हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो यहीं से हम लोग गेट कर सकते हैं। ये जो हमारा प्राइस है ये हमारा की बनेगा और इसका वैल्यू बनेगा ये इक्वल के बाद जो रहेगा 10,000 हुआ। सो कैसे गेट करते हैं वो आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसी के साथ आप लिखेंगे गेट, और यहाँ पर आपको लिखना है जो आपका की है वो, जैसे कि प्राइस है मेरा, ये प्राइस मैंने कहाँ से लिखा? ये प्राइस मैंने लिखा हुआ यहाँ से। यहाँ जो भी आप लिखते हैं, जो भी आपका क्वेरी पैरामीटर का की बनेगा वह आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप उसका वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा प्राइस हो गया ये। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए हमें 10,000 दिखाई देता है। इसका जो वैल्यू था वो हमें मिल जाता है यहाँ पर। अगर मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर है एम्परसेंड देकर ये उसको लिखा जाता है। ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो उसको कैसे गेट करेंगे, उसको भी सेम गेट करना इसी तरीके से जैसे कि मैं अभी उसमें लिखने वाला हूँ एक शॉर्ट करके। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अभी तो ये हमें एरर दे देगा, तो शॉर्ट कोई है नहीं, तो गेट कैसे करना है तो ये हमें दे देगा एरर, नल दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, नल दे रहा। बट इसको मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ, एम्परसेंड लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट इक्वल असेंडिंग ऑर्डर में, तो ASC मैंने लिखा। और ओके मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया हुआ, ये सॉरी हो गया, शॉर्ट लिखा, इंटरप्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस की का जो वैल्यू था वो 10,000 और शॉर्ट जो हमारा था उसका जो वैल्यू था ASC असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें दिखता है। तो इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा, यहाँ जो क्वेरी पैरामीटर था ये हमने जाना कि कैसे आप गेट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे हमें बेनिफिट मिलेगा जिसके हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट है और क्वेरी पैरामीटर के बेस पे हमें इसको सॉर्ट करना है। तो आप क्वेरी पैरामीटर में यूज़र देगा, आप यूज़र क्वेरी पैरामीटर में दे रहा है यहाँ पर वैल्यू कि 10,000 प्राइस का जो भी लैपटॉप है वह सारा लैपटॉप मुझे सॉर्ट करके दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये या तो क्लिक करके देगा आपको, जैसे चेकबॉक्स होता है ना कि 10,000 असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने देखा कोई शॉपिंग साइट में होता है, तो उससे आपका क्वेरी पैरामीटर बनता जाएगा और फिर जब ये होगा तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आप इसको प्रोग्राम में यूज़ कीजिए कि इस प्राइस रेंज पे इस तरीके से सॉर्ट करके और डेटा फैच करवाना है डेटाबेस से और यहाँ पर दिखाना है यूज़र को। ये आपका लॉजिक होगा, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सर्च परम्स का। तो ये दो हुक यहाँ पर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको काम आ सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा कि कंडीशनली कैसे आप रेंडर करवाएंगे कंपोनेंट को। वह बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो इसके लिए हमें दो कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, नए कंपोनेंट की। तो दो नया कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पेजेस में आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और पहला हम लोग बनाएंगे डैशबोर्ड का D कैपिटल dashboard.js, और दूसरा हम लोग बनाएंगे लॉगिन का पूरा फीचर नहीं रहेगा बट उसको ऐसे ही देख लेंगे login.js, मतलब बिना बैकएंड का काम किए हुए। तो लॉगिन हो गया हमारा, ये डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। डमी एक्चुअली लॉगिन लॉगआउट रहेगा हमारा इसमें और डैशबोर्ड। तो हम लोग इसमें कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं RAFCE, ये हमने क्रिएट किया। एक्चुअली मैं इसको कॉपी कर लूँ ना, कहीं से कॉपी कर लेते हैं, कहाँ से? फिर कॉन्टेक्ट से कॉपी करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट करते हैं और लॉगिन में भी पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव कर देंगे, यहाँ से कॉन्टेक्ट ना होकर ये हमारा हो जाएगा डैशबोर्ड पेज, और ये हमारा हो जाएगा लॉगिन पेज। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अगर बंदा लॉगिन है तो उसको डैशबोर्ड दिखाना है, और बंदा अगर लॉगिन नहीं है तो उसको
अगर बंदा लॉगिन नहीं है और वो डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको लॉगिन में रीडायरेक्ट कर देना है। तो ये हमारा काम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बनाते हैं एक पाथ डैशबोर्ड के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउट, सेल्फ क्लोजिंग रहेगा ये, और यहाँ पर पहले पाथ लिखना है। पाथ किस चीज़ का बना रहे हैं? डैशबोर्ड के लिए। यहाँ पर लिखिए डैशबोर्ड। यहाँ पर एलिमेंट क्या रेंडर करवाना है हमें? डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, ऑटो इंपोर्ट करवा लेते हैं इसको, और यहाँ पर हो जाएगा। देखिए डैशबोर्ड हमारा ऑटो इंपोर्ट हो गया यहाँ से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं किसको? लॉगिन को। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ ले देंगे लॉगिन। ये इंपोर्ट हो गया। अब लॉगिन का भी हमें बनाना पड़ेगा। डैशबोर्ड हमारा स्लैश डैशबोर्ड हमने दे दिया यहाँ पर। अभी अब डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड लिखेंगे तो ये हमारा रन होगा, हमें डैशबोर्ड पेज दिखाई देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आया, हमें ये सब कुछ अब छोड़ देते हैं और सिंपली यहाँ पर लिखते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इंटर प्रेस किया, देखिए डैशबोर्ड पेज दिखाई देता है। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं यूआई, एक डैशबोर्ड का लिंक बना दीजिए, इसमें क्लिक करने से आपको यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, बट वो मैं चाहता नहीं अभी, तो मैं यहाँ पर कर नहीं रहा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे। हमारा जो मेन लॉजिक है रिडायरेक्ट कैसे करना है या फिर कंडीशन पे कैसे एंटर करवाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया। अभी एक लॉगिन का भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर आया मैं और इसमें लॉगिन में अगर कोई हिट करता है तो क्या आपको ओपन करना है? लॉगिन कंपोनेंट, इसको सेव करते हैं और अभी देखते हैं। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो लॉगिन पेज दिखेगा। अभी कोई भी कुछ भी कंडीशन नहीं है। लॉगिन में क्लिक करो तो लॉगिन पेज दिख जाता है, डैशबोर्ड में क्लिक करो तो डैशबोर्ड पेज दिख जाता है। हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंडीशन डालते हैं। कंडीशन में यहाँ पर एक डाल रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक, हम लोग बनाएंगे वेरिएबल लेट इज लॉग्ड। ओके, ले लिख दिया मैंने, मेरा टी की जगह वाई प्रेस होता है लगता है। इज लॉग्ड इन या फिर इज लॉग्ड, बस इतना लिखिए, इक्वल दीजिए और अभी के लिए लिख दीजिए फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया कि लॉगिन नहीं है। इज लॉग्ड, यूज़र को हम लोग कह रहे हैं इज लॉग्ड। ये हम लोग नॉर्मली जो हमारा बड़ा सा प्रोजेक्ट रहेगा उसमें हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यूज़र हमारा लॉगिन है या नहीं, बट अभी के लिए मैंने बस वेरिएबल बना के इसको रख दिया हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है। इज लॉग्ड में अगर फॉल्स रहेगा हम लोग समझेंगे कि लॉगिन नहीं है, अगर ट्रू रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि यूज़र हमारा लॉगिन है। मैंने यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है। इसी चीज़ को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर कि कोई अगर डैशबोर्ड को हिट करता है तो आप एक कंडीशन चेक कीजिए। कंडीशन क्या होगा? यहाँ से डैशबोर्ड ये हटा देना। अभी तो कोई कंडीशन नहीं, डैशबोर्ड में हिट करेंगे तो डैशबोर्ड कंपोनेंट आपको दिख जाता है, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक लिखूँगा कंडीशन मेरा ये होगा कि इज लॉग्ड। अगर इज लॉग्ड हमारा ट्रू होता है उस केस में, हम लोग इज लॉग्ड ट्रू होता है मीन्स यूज़र हमारा लॉगिन है, उस केस में आपको क्या करना है? डैशबोर्ड रेंडर कर देना है, ये कंपोनेंट दिखा देना। अगर नहीं तो उस केस में क्या करना है? आपको नेविगेट कर देना है लॉगिन में, यानी कि लॉगिन में रीडायरेक्ट कर देना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं नेविगेट। ये हमें रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये ऑटो इंपोर्ट हो गया है मेरा नेविगेट, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। अब नेविगेट में ये लिखते कैसे हैं वो देखिए, ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। यहाँ पर आपको लिखना होता है कि किस पे ऐड करना है, किस पाथ पे, तो मुझे करना है लॉगिन पाथ पे। और मैं चाहता हूँ कि स्टैक में हिस्ट्री स्टैक जो उस पर कोई भी रिकॉर्ड ना रहा है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस ट्रू कर दिया। रिप्लेस लिखते हैं मतलब रिप्लेस ट्रू, ये मैंने कर दिया। तो अगर डैशबोर्ड पे कोई हिट करता है और इज लॉग्ड अगर ट्रू है तो उस केस में डैशबोर्ड दिख जाएगा। ट्रू का मतलब यूज़र लॉगिन है तो उसको डैशबोर्ड दिख जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर इज लॉग्ड फॉल्स है और डैशबोर्ड में कोई हिट करता है तो उस केस में ये नहीं चलेगा, उसके बजाय ये नेविगेट कर देगा लॉगिन में, यानी कि लॉगिन पेज उसको दिखा देगा कि पहले आप लॉगिन कीजिए उसके बाद ही आप कर सकते हैं। उसको सेव किया, सेव करने के अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ये फॉल्स है। तो अगर आप अभी डैशबोर्ड में ट्रू कर लेता हूँ, पहले यहाँ पर हम लोग ट्रू करते हैं, अभी हमारा ये ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई स्लैश डैशबोर्ड में हिट करेगा तो यहाँ चेक किया जाएगा कि इज लॉग ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो उसके इसमें डैशबोर्ड दिखाई देगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर करके। यहाँ पर हमें करना है, कोई डैशबोर्ड को हिट कर रहा है, डैशबोर्ड को हिट किया तो डैशबोर्ड पेज मिल गया। क्यों? क्योंकि जब भी डैशबोर्ड को कोई किसी ने हिट किया तो इसने चेक किया कि इज लॉग्ड क्या है, इज लॉग्ड हमारा ट्रू है। इज लॉग्ड ट्रू है मतलब लॉगिन है हमारा यूज़र, तो उसको डैशबोर्ड दिखा दो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमारा यूज़र लॉगिन नहीं है तो इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं। अब हमारा यूज़र लॉगिन नहीं है तो अभी जब कोई डैशबोर्ड पर हिट करेगा तो क्या आएगा? इज लॉग्ड हमारा फॉल्स। अगर फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, उसके बजाय
नेविगेट चलेगा और नेविगेट क्या करेगा, इस पाथ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यानी कि इस पाथ पे मीन्स इस पे रिडायरेक्ट करेगा तो ये चलेगा, मैच करेगा, और इसके लिए आपको लॉगिन कंपोनेंट यानी कि लॉगिन पेज देखने को मिलेगा। चलिए दिखाता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग डैशबोर्ड लिखते हैं, डैशबोर्ड, तो अब हमारा डैशबोर्ड नहीं खुलेगा बल्कि हमें लॉगिन में भेज देगा। देखिए डैशबोर्ड लॉगिन पेज में जाना, डैशबोर्ड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं बट खुल नहीं रहा क्योंकि यूज़र लॉगिन ही नहीं है, तो यह लॉगिन में भेज देगा। तो ये हो गया कि लॉगिन कैसे आप इसमें कंडीशन करके डालेंगे और साथ में रिडायरेक्ट कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। ये जो नेविगेट है ये हमें एक और प्रॉप प्रोवाइड करता है स्टेट, जिसमें हम लोग डेटा भेज सकते हैं। जैसे हम लोग इसको कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे हैं, लॉगिन में, तो यहाँ पर हम लोग डेटा भेज सकते हैं, यानी कि इस लॉगिन कंपोनेंट में हम लोग डेटा भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे देखिए, क्योंकि ये भी आपका काम आएगा। यहाँ पर स्टेट लिखना है, स्टेट इक्वल, और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में यहाँ पर आप अपना जो भी डेटा है वो डेटा लिख सकते हैं। तो मैं इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो रियल वर्ल्ड में आपको बनाना पड़ सकता है, क्योंकि डेटा आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मैं यहाँ डेटा नाम से एक बनाता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर st नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया और इसका मैं वैल्यू देता हूँ यूज़र नॉट लॉग्ड इन। ये मैंने इसका लिख दिया वैल्यू, st लिखा, यूज़र नॉट लॉग्ड इन इसका वैल्यू। तो ये जो डेटा है पूरा का पूरा, ये पूरा मैं भेज दूंगा यहाँ पर स्टेट के साथ, ये मैंने भेज दिया। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। अब ये कहाँ चला गया, ये जहाँ रिडायरेक्ट हुआ है जैसे लॉगिन में, तो लॉगिन कंपोनेंट में ये हमारे यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर उस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा एक और हुक है जिसका नाम है यूज़ लोकेशन, उसका यूज़ करना है। तो यूज़ लोकेशन इस वाले का आपको यूज़ करना है। यूज़ लोकेशन का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करके और जो डेटा यहाँ से आया था उसको एक्सेस करके दिखाऊंगा मैं, और इसी के साथ हमारा यूज़ लोकेशन हुक भी यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। तो यूज़ लोकेशन लिखा, इसको आप लेट एक वेरिएबल बनाते हैं लोकेशन, और यहाँ पर आपको लिखना है यूज़ लोकेशन, ये हुक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप इसको CLG कर सकते हैं कि लोकेशन में आपको क्या क्या मिलता है, और साथ में मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा वह डेटा जो हमारा आया हुआ है नेविगेट से। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं H2 यहाँ पर लिखा मैंने, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको लिखना है लोकेशन डॉट स्टेट डॉट st। हमने क्या लिखा, हमने क्या किया, हमने इस हुक का यूज़ किया, इस हुक का यूज़ करके ये वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद इसको मैंने प्रिंट भी कर दिया, और साथ में इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक स्टेट है, और स्टेट के अंदर में हमारा st, ये जो हमारा है st यहाँ लिखा हुआ ये है, और इसमें जो भी वैल्यू का वह वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये रिडायरेक्ट पे होगा। ध्यान रहे जब यूज़र लॉग इन नहीं रहेगा उस केस में हमारा ये डैशबोर्ड नहीं चलेगा और हमें ये रिडायरेक्ट करेगा, उस केस में आपको ये दिखाई देगा। तो चलिए डैशबोर्ड से इसको डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं। डैशबोर्ड लेकर जब भी इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें लॉगिन में भेजेगा। लॉगिन में भेजने के साथ ही यूज़र नॉट लॉग्ड इन का डेटा हमें दिखाई देगा। और लोकेशन में क्या आपको मिलता है वह देखिए, यहाँ पर आपको लोकेशन में मिलता है हैश, आपको मिलता है की, हैश और की मिल जाता है, फिर पाथ नेम मिल जाता है, फिर सर्च मिल जाता है, फिर स्टेट में हमारा जो वैल्यू था वह वैल्यू मिल जाता है। तो इसी को हमने लोकेशन डॉट स्टेट डॉट st करके ये वाला वैल्यू निकाला है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा काम करना है। यूज़ लोकेशन का आपको यूज़ करना है। यूज़ लोकेशन का यूज़ करके आप देखिए पाथ नेम भी निकाल सकते हैं, हैश भी निकाल सकते हैं और सर्च भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ मैंने सिर्फ आपको ये स्टेट निकालना बताया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। इसे मैंने आपको कंसोल में दिखा दिया हुआ है। और इसी के साथ हमारा यूज़ लोकेशन जो ये हुक है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसी तरह का काम आप ये जो नेविगेट से आपने किया रिडायरेक्ट करने का, लगभग इसी तरीके का काम आप एक हुक से भी कर सकते हैं, जिस हुक का नाम है यूज़ नेविगेट। वह मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। जैसे डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ यूज़ नेविगेट हुक का, यूज़ नेविगेट हुक। इस हुक का यूज़ किया मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम लोग किसी पेज में इसको भेज सकते हैं, रिडायरेक्ट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक बटन बनाता हूँ। ये बटन है हमारा लॉग आउट का बटन, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक होने पर क्या होगा, हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट। तो नेविगेट हमने बनाया हुआ नहीं है, इस हुक का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट नेविगेट, और यहाँ पर यूज़ नेविगेट ये लिखा। अब इस नेविगेट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये इसके अंदर में यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा बेटर दिखेगा इसके अंदर में दिखेगा तो। और यहाँ पर इस तरीके से ये एज अ फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया जाता है।
और यहाँ पर आप किस पाथ में इसको भेजना चाहते हैं। लॉग आउट बटन पे क्लिक हो तो कहाँ पर ये जाए लॉग आउट में। अभी हमने बनाया नहीं है, लॉग आउट में आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। तो ये लॉग आउट में जाए, ऐसा मैंने लिखा, मैंने इसको किया सेव। अभी हमें एक लॉग आउट बनाना है बिकॉज ये हमें एक पाथ पे लेके जाएगा, तो इस पाथ पे कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लॉग आउट का पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू लॉग आउट डॉट जेएस, और कोई सा भी छोटा सा मिल जाए, इसी को कॉपी नहीं करेंगे, करेंगे कॉन्टैक्ट वाले को कॉपी किया, लॉग आउट में पेस्ट किया, और यहाँ पर पहले इसको चेंज कर देता हूँ, लॉग आउट पेज ये हो जाएगा। इसको सेव किया। इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिकॉज अगर ये बटन क्लिक होने पर ये पाथ हिट होगा, इस पाथ पे कोई तो कंपोनेंट चलेगा, तो हमें वह लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये लॉगिन के नीचे यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉगिन की जगह लिखना पड़ेगा लॉग आउट। इस पर हिट होगा तो क्या चलेगा, लॉग आउट। अभी लॉग आउट हमने इंपोर्ट नहीं किया तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए इंपोर्ट हो गया, ऑटो इंपोर्ट हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। इसको कीजिए सेव। अभी जब भी आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये किस में आपको नेविगेट करवा देगा, इस पाथ पे, और इस पाथ पे नेविगेट करते ही आपका क्या कंपोनेंट चलेगा, लॉग आउट। और लॉग आउट में क्या लिखा है हमने लिखा है लॉग आउट पेज। आप इस लॉग आउट पेज पे चले जाएंगे। इसको क्या सेव, और ये आपका डैशबोर्ड ओपन होगा तभी होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने पर ही हमारा डैशबोर्ड चलेगा। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन करेंगे, डैशबोर्ड, और इंटर प्रेस किया। देखिए डैशबोर्ड पेज में हम लोग हैं। इसमें लॉग आउट में क्लिक करते हैं, ये हमें भेज देगा लॉग आउट में, और लॉग आउट पेज हमें दिखाई देता है। ये हो गया। अभी इसमें हमने ये देखा कि यूज़ नेविगेट का यूज़ करके कैसे आप इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं किसी और पाथ में। इसके साथ ही हमें इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है कि आप इसमें फिर डेटा भेज सकते हैं। इसमें स्टेट के तौर पर। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है स्टेट कुछ इस तरीके से, और जो भी डेटा हो आप इसमें लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर डेटा एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं। इसके नीचे यहाँ पर बनाता हूँ लेट डेटा इक्वल, और यहाँ पर नेम, और ये हमारा हो जाएगा सोनम, और मैं इसको सेव कर दिया। तो ये जो डेटा है पूरा का पूरा, ये डेटा मैंने यहाँ पर स्टेट के तौर पर भेज दिया। कहाँ पर, इस जगह पर। और इस जगह पर मीन्स किस कंपोनेंट में, लॉग आउट कंपोनेंट में, यानी कि इस वाले कंपोनेंट में। इस कंपोनेंट में उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, उसको एक्सेस करने का तरीका वही है, यूज़ लोकेशन का यूज़ करके, जो हमने लॉगिन में किया था। तो बस इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लोकेशन। यहाँ पर जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, यूज़ लोकेशन ये लिखा। और मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे H2 के, ये काम नहीं कर रहा, H2 लिखा। उसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, इस तरीके से कुछ देखिए, कर्ली क्लोज, ये लोकेशन बिल्कुल वही तरीका है, लोकेशन डॉट स्टेट डॉट, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, नेम में सोनम है तो वो हमने लिख दिया, सोनम आएगा लॉग्ड आउट। ये हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एक प्रॉपर मैसेज हो जाएगा। और ना हमारा जो डेटा हुआ सिर्फ इसी से प्रिंट हो रहा है, ये हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको सेव करते हैं। अभी देखिए सेव किया और इसको वापस डैशबोर्ड में आते हैं, डैशबोर्ड में रिफ्रेश किया। देखिए हमें लॉग आउट में क्लिक करना, लॉग आउट में क्लिक करेंगे तो हमारा ये बटन चलेगा, और ये बटन क्या करेगा, हमें लॉग आउट में भेजेगा, साथ में डेटा भी भेजेगा। डेटा में क्या है, नेम प्रॉपर्टी में सोनम, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ लोकेशन का यूज़ करके प्रिंट कर लिया हुआ है, तो वो हमें दिखाई देगा। ये लॉग आउट में क्लिक किया, देखिए सोनम लॉग्ड आउट। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये पूरा यूज़र लॉगिन, डैशबोर्ड ओपन करना, फिर लॉग आउट करना, वो सब हमने देख लिया। कैसे नेविगेट का यूज़ करना है, यूज़ नेविगेट का कैसे यूज़ करना है, ये सब भी मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्टली अगर आप सिर्फ लॉग आउट ओपन करेंगे, इसमें इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको अभी यहाँ पर हम लोग होम में चलते हैं, फिर यहाँ से हम लोग अगर लॉग आउट में डायरेक्ट हिट करते हैं तो इस केस में आपको ये एरर मिलेगा। ठीक है, एरर क्यों मिलेगा, बिकॉज इसको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी जो ये रीड कर रहा नेम ये क्या है। बिकॉज ये नेम में जो वैल्यू है वो वैल्यू तब आता है जब आप लॉग आउट में क्लिक करते हैं। तो लॉग आउट में क्लिक करने पर आपको कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्टली आप लॉग आउट को अगर आप एक्सेस करेंगे तो ये इसको पता नहीं कि ये क्या है, ये नल है, तो इस केस में ये आपको एरर दे देगा। सेम यही केस होगा लॉगिन के साथ भी। लॉगिन में डेटा तब आता है जब डैशबोर्ड से ये रिडायरेक्ट होता है। लॉगिन नहीं है डैशबोर्ड से, तो डैशबोर्ड ओपन नहीं किया, ये यहाँ पर रिडायरेक्ट होता है, तब ये डेटा आता है। तो इसको भी अगर डायरेक्टली आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको एरर मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये कोई बग नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये हमारा लॉजिक इस तरीके से है। इसको आप फिक्स कर सकते हैं अगर आप इसको और तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो। जैसे कि मैं इसको पहले चेक करूँ डिस्प्ले करवाने से पहले कि इसमें नल है क्या, अगर नल है तो
कुछ और मैसेज प्रिंट कर दो, और नल नहीं है तो उस केस में जो आ रहा है उसी को प्रिंट करो, ऐसा मैं कर दूँ तो फिर ये एरर हमारा नहीं आएगा। फिर मैं वो करना नहीं चाहता, मैं ज़्यादा प्रोग्राम में जाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं वैसा कुछ कर नहीं रहा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। ये जो नेविगेट, इसके बारे में 2 और चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप रिप्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस ट्रू का भी आपको ऑप्शन मिलता है जिससे कि आपका हिस्ट्री स्टैक क्लियर होगा। साथ में इस नेविगेट में आप न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू से क्या मतलब होता है, नेविगेट लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आप 1 लिखते हैं तो ये एक, मतलब जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है ना, बैक बटन क्लिक करते हैं या फिर फॉरवर्ड बटन क्लिक करते हैं तो एक आपका फॉरवर्ड होगा। उसी तरीके से अगर -1 लिखेंगे तो एक बैकवर्ड होगा। इस तरीके से अगर -2 लिखेंगे तो 2 बैकवर्ड होगा, जो हिस्ट्री स्टैक में आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप +2 लिखेंगे तो 2 आपका फॉरवर्ड होगा। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू भी लेता है, जिसका कम यूज़ होता है, लोग कम ही यूज़ करते हैं बिकॉज वो मीनिंगफुल नहीं होता। आपको जिसमें भेजना है उसका पाथ आप यहाँ लिख दीजिए, ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। मगर कभी कभी आपको वो यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अभी ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट थी, ये सारी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं हमारी। लेकिन कुछ चीज़ें और बची हुई जो कि आपको बताऊंगा, लेकिन एक अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करके, इसी में सब कुछ नहीं करते हैं। मैं सर्वर स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने सर्वर स्टॉप कर दिया और हम लोग cd ... यहाँ पर कुछ इस तरीके से जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उसमें से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ch2 इसका नाम रखते हैं, चैप्टर 2। इंटरप्रेस किया और थोड़ा सा समय लेगा रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, और हमें यहाँ पर एक ch2 क्रिएट करके दे देगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एक नया प्रोजेक्ट ch2। इसके अंदर चलते हैं cd ch2, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डोम, बिकॉज ये मेरा इंस्टॉल नहीं है, मैं इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, इंटरप्रेस करते हैं और ये क्विकली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए ये हमारा इंस्टॉल हो गया है क्विकली। अभी क्या करेंगे, पुराना जो हमारा प्रोजेक्ट था src, ये पूरा कॉम्पोनेंट वाला, ये पूरा का पूरा मैं कॉपी करूँगा, और app.js ये जो था इसको भी कॉपी करूँगा। हालांकि इसमें हमें बहुत सारी चेंज करनी पड़ेगी, बट कोई नहीं, इसको कॉपी करते हैं और अपने इस src में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली बदलनी पड़ेगी। ये क्या हो गया भाई, ओके, ये app.js पहले से था ना, इसी वजह से ये हो गया। कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं, कट करते हैं एक्चुअली, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फिर ये हमारा हो जाएगा ठीक। अब हम लोग ये जो app.copy है, ये ऐप कॉपी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो कंपोनेंट है, पेजेस है, ये सारे पेजेस हैं। इसमें से हमें मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे डैशबोर्ड नहीं देखना तो मैं डैशबोर्ड हटा दूँगा, लॉगिन नहीं देखना, लॉगआउट नहीं देखना, ये सब हमें इसमें नहीं चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देने वाला हूँ। राइट क्लिक किया और डिलीट, और ये 3 चीज़ें डैशबोर्ड, लॉगआउट, लॉगिन, ये यहाँ से मूव कर देते हैं। चलिए ये गायब हो गया, इसका कोई काम नहीं था। और एक काम करूँगा मैं, ये नैव बार जो मेरा, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम करके कर दूँगा लेआउट। अभी हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड रूट। नेस्टेड रूट में आपको लेआउट बनाकर दिखाऊंगा। लेआउट बिना बनाए भी आप नेस्टेड रूट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे जो एग्जांपल होगा हमारा ज़्यादा रियल वर्ल्ड लगेगा, और सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आप उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर layout.js को कर दिया। बहुत सारी जगह पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ नैव बार की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा लेआउट, और जहाँ भी मैंने इसको इंपोर्ट किया होगा वहाँ पर ही मुझे लेआउट करना पड़ेगा। तो उसको कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ और चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी आवश्यकता नहीं, इसका एग्जांपल हमने देख लिया हुआ है, तो ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ज़्यादा मतलब खिचड़ी बना के मैं रखना नहीं चाहता, और यहाँ से ये हटा देते हैं। ये एक लिंक मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर ये /mobile हटा देते हैं, और ये सिर्फ पोस्ट रहेगा। ये सिंपल सा है, होम के लिए एक है, अबाउट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, और पोस्ट के लिए, बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमें इतना ही करना है। ये लिंक मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। होपफुली मैं आपको कंफ्यूज ना कर रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा समय बचाना चाहता हूँ, काफ़ी समय हो चुका है इसी वजह से। इसको कर देते हैं लेआउट को क्लोज, इसमें कोई काम नहीं है अब। और हमें आना है इस app.js में, यानी कि यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा ये जो है, ये सारा का सारा मैं हटा दूंगा। ये पूरा रूट, जितने भी रूट्स थे सारे रूट्स मैंने यहाँ से गायब कर दिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसमें ये नैव बार जो है इसको हटा देते हैं, बिकॉज ये तो है ही नहीं। और हमें यहाँ से हटा देना है, ये नैव बार की जगह पर हमें लिख देना है क्या, लेआउट। और हमें यहाँ से हटा देना है, ये लॉगआउट नहीं है, इसको हटा दो। लॉगिन और डैशबोर्ड नहीं है, इसको हटा दो। बाकी सारी चीज़ें रहने देते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। इसको सेव कीजिए। ये हमें यूज़र डेटा वगैरह नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। इसको सेव कर दिया। तो सिंपल सा एक हो गया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है।
अभी देखिए इसमें नेस्टेड रूट कैसे यूज़ करते हैं और इसमें अगर लेआउट बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये जो हमने लेआउट डॉट जेएस बनाया ये हमारा एक तरीके का लेआउट है हमारी वेब पेज का, वेबसाइट का, जिस पे क्या है, जिस पे हमने सिर्फ क्या मैं आपको थोड़ा सा और रियल लगे इसके लिए यहाँ पर एक H1 लिख देता हूँ। यहाँ पर नॉब भी बना सकते थे हम लोग, बट कोई नहीं, एक यहाँ पर H1 दे देते हैं, H1। और ये वेबसाइट का मान लीजिए कि नाम है जो कि मैं रख रहा हूँ रिएक्ट राउटर V6, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। और ये नेविगेशन लिंक्स हैं जो कि अक्सर सारी वेबसाइट में होती हैं। अब इसको मुझे रेंडर करवाना है। इसको रेंडर करवाने का यहाँ पर तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, मैं इसको इस तरीके से रेंडर करवाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट लिख कर सेल्फ क्लोजिंग किया और यहाँ पर इसमें पाथ क्या देंगे, पाथ हम लोग दे देंगे कि पहले पाथ लिख तो लूँ मैं, पाथ लिखा मैंने स्लैश, और यहाँ पर एलिमेंट इक्वल हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या लेआउट स्लैश, इस तरीके से। तो जब भी कोई इस चीज़ पे हिट करेगा तो ये लेआउट चलेगा और हमें दिखाई देगा। हम इसको npm स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। ये रन हो गया होगा फुल्ली, इसको एरर तो नहीं है ना, कोई एरर नहीं है, देख लेते हैं। कोई एरर आएगा तो उसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट में आते हैं, कोई एरर नहीं है और हमें यहाँ पर दिखाई देता है हमारी वेबसाइट का नाम और हमारा जो लिंक है वो सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा कंपोनेंट हो गया। अभी हम लेआउट भूल जाइए, अभी सिर्फ कंपोनेंट है, इस पे हिट होने पर ये हमारा रेंडर हो रहा है। अब इसको लेआउट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर नेस्टेड रूट यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड रूट यूज़ करने का एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है। यहाँ पर इसको ओपनिंग सेल्फ क्लोजिंग करने के बजाय इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग आप लिखिए, क्योंकि जब आप नेस्टेड रूट करेंगे तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे जो हमारे रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक रूट है, इसको सेल्फ क्लोज करना है। ओके, ये हमारा गड़बड़ हो चुका है, सेल्फ क्लोज करना है यहाँ से। और यहाँ पर हम लोग पाथ देंगे, जैसे कि पाथ मैंने दिया इक्वल, और यहाँ पर देंगे स्लैश नहीं देना है, बिकॉज स्लैश क्यों नहीं देना है मैं आपको बताता हूँ। स्लैश नहीं देना है, पहले ये मैं लिख लेता हूँ, एलिमेंट इक्वल। देखिए ये मैंने लिखा, यहाँ पर बहुत सारे क्या मैसेज आ रहे हैं, तो मैं एक बार पोस्ट में जाकर देखता हूँ वहाँ से मैंने कोड हटाया हुआ नहीं है। ये सारे कोड हटा देते हैं और यहाँ पर सिंपली ये पेस्ट किया मैंने और यहाँ पर सिर्फ पोस्ट पेज ये लिखना है। सेव कर दिया। ओके ये ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया, मैं वापस से अपने टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एज अ लेआउट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो भी होगा इस लेआउट के अंदर होगा, यानी कि इसका चाइल्ड बना है अबाउट। लेकिन अबाउट चलेगा कैसे, देखिए ये इसका जो पाथ बनेगा अबाउट का, वह बनेगा यहाँ जो अपने पेरेंट में जो लिखा है स्लैश और यहाँ जो लिखा दोनों को मिलाकर, यानी कि स्लैश अबाउट। तो यहाँ पर अगर आप एक वो स्लैश लिख देंगे तो क्या होगा, स्लैश अबाउट, इसलिए स्लैश यहाँ पर नहीं लिखना है। अभी आप जब स्लैश अबाउट हिट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, साथ में ये भी रेंडर होगा आपका, क्योंकि ये इसका पेरेंट है। तो कैसे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी वह मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चलते हैं यहाँ पर और अबाउट में क्लिक करते हैं, बिकॉज ये लिंक बना हुआ है, स्लैश अबाउट चलाएगा हमारा। स्लैश अबाउट यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ स्लैश अबाउट आया, इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये चला होगा, ये चला तो ये कंपोनेंट चला और इस कंपोनेंट में क्या लिखा हुआ है, अबाउट पेज। बट अबाउट पेज हमें यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा, दिखना चाहिए था, दिख तो नहीं रहा, यहाँ पर दिखना चाहिए था, बिकॉज ये लेआउट है तो ये तो रहेगा ही, साथ में हमें यहाँ पर अबाउट पेज दिखना चाहिए था रेंडर होकर, बट दिख नहीं रहा। वो दिखेगा कैसे, उसको दिखाने के लिए, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करवाने के लिए इसके पेरेंट कंपोनेंट में, यानी कि अभी चाइल्ड कौन है, अबाउट है, और इसका पेरेंट कौन है, लेआउट। तो चाइल्ड कंपोनेंट के कंपोनेंट को दिखाने के लिए इस पेरेंट में, यानी कि इस लेआउट में यहाँ पर आपको आना है और किस जगह पर आप अपने चाइल्ड को रेंडर करवाना चाहते हैं, इस टेम्पलेट के किस स्थान पर, किस जगह पर, वहाँ पर जाइए। जैसे मुझे इस यूएल के नीचे करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आउटलेट। ये भी एक कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर डोम का, जो कि यहाँ इंपोर्ट हो, ऑटो इंपोर्ट। और जब आप आउटलेट लिखते हैं तो इस पेरेंट का जो भी चाइल्ड होगा, जैसे इस पेरेंट का अभी ये वाला चाइल्ड है और इस पे अगर हिट होता है तो ये चाइल्ड बनेगा, इस पे स्लैश अबाउट पे हिट होगा तो इस पेरेंट का ये चाइल्ड बनेगा। तो ये कंपोनेंट यहाँ पर इस आउटलेट की जगह पर रेंडर होकर आपको दिखाई देगा। इसको सेव करते हैं और अभी यहाँ पर देखिए आपको अबाउट पेज दिखाई देगा। उस तरीके से होम में जाएंगे तो फिर ये नहीं दिखाई देगा, बिकॉज होम जैसा कुछ है नहीं। अबाउट में आएंगे तो फिर अबाउट पेज आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से सभी को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने अबाउट का किया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट का करके, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर आना है और कॉन्टैक्ट और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट चेंज कर देना। कॉन्टैक्ट कर दिया, सेव कर दिया। देखिए कॉन्टैक्ट भी हमारा एक्टिव हो जाएगा
और वो भी हमें रेंडर होकर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आइए, मैं होम में तो दिखेगा नहीं क्योंकि होम का कोई है नहीं चाइल्ड। अबाउट ये दिखेगा, कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो कॉन्टैक्ट दिखेगा। पोस्ट में आते हैं, स्लैश पोस्ट, तो स्लैश पोस्ट में कोई होता नहीं है, कोई है नहीं स्लैश पोस्ट में कोई कंपोनेंट, इसका चाइल्ड भी नहीं है, इसकी वजह से आउटलेट में यहाँ पर कुछ भी आपको रेंडर को दिखाई नहीं देता। अगर मैं पोस्ट को भी कर दूँ तो पोस्ट भी दिखने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं पोस्ट कर दिया और यहाँ पर इसको हटाते हैं और लिखते हैं पोस्ट, सेव किया। अभी देखिए पोस्ट भी हमारा काम करने लगेगा, यहाँ पर पोस्ट भी हमें दिखने लगेगा। तो अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट यहाँ रेंडर होगा। ये टेम्पलेट हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा जो लेआउट से आ रहा है ये पूरा का पूरा, जो कि सभी कंपोनेंट्स में आएगा, सभी पेजेस में आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ ये डायनेमिक हो जाएगा, यानी कि ये डिपेंड करेगा कि किसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, उसके रिगार्डिंग पे यहाँ पर ये आपका कंपोनेंट चेंज हो, यानी कि डेटा चेंज होता आपको दिखाई देगा। ओके, अभी होम के लिए जब आप इनिशियली यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने इंटरप्रेस किया तो होम हमारा चलता है। तो होम पेज कैसे यहाँ बनाएंगे, बिकॉज स्लैश पर तो हमने लेआउट लगा दिया हुआ है, तो होम को कैसे बनाएंगे भाई। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट किया और होम को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जिसमें होम कंपोनेंट और यहाँ पर हम लोग फिर वापस से स्लैश लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं कि अगर स्लैश पर हो तो होम चले हमारा। चलिए देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता है, फिर क्या होता है। यहाँ पर आते हैं और देखिए ये हमारा होम, यहाँ पर होम पेज आपको दिखाई देगा। इसमें अबाउट में आएंगे, अबाउट पेज दिखाई देगा, कॉन्टेंट में कॉन्टेंट पेज, और यहाँ पर आपको होम पेज। इसका एक बेहतर तरीका ये है इस तरीके से स्लैश लिखने के बजाय, बिकॉज ये कभी कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये पाथ नहीं, ये पाथ देने के बजाय आप इसको बना सकते हैं इंडेक्स। इंडेक्स बनाने से क्या होगा, इंडेक्स बनाने से ये समझेगा क्या, इंडेक्स करता क्या, इंडेक्स रूट, ये इंडेक्स रूट हो गया हमारा, ये इंडेक्स रूट शेयर करेगा अपने पेरेंट के पाथ को, यानी कि इसके पेरेंट में आपने स्लैश लिखा हुआ है तो उसको ये शेयर करेगा। यानी कि इस स्लैश में आप हिट कर रहे हैं तो ये इस लेआउट को तो चलाएगा ही, साथ में इसको भी एज अ चाइल्ड रेंडर करके आपको दिखाएगा। और आप देखेंगे इसको यहाँ पर, तो ये हिट किया आपने तो आपका होम चल रहा है, अबाउट तो चलेगा ही, कॉन्टेंट चलेगा ही, पोस्ट चलेगा भी, और होम भी आपका चलने लगेगा। तो ये इंडेक्स आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, प्रॉप, जो कि इस वजह से इस्तेमाल होता है। ये मल्टीपल लेवल तक हो सकता है, यानी कि जो नेस्टेड रूट है आपने अभी देखा कि एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है। अभी हम अब चाहें तो इसके अंदर भी इसका चाइल्ड बना सकते हैं और उसमें भी लेआउट नया बना सकते हैं। तो ये लेआउट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होता है। इसे कहने का मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि अभी मेन पेज का, हमारा जो मेन पेज है उसका एक मैंने लेआउट बनाया और उसमें मैंने ये सारे चाइल्ड रख दिए, रेंडर होगा। मैं चाहूँ तो एक डैशबोर्ड का अलग लेआउट बना सकता हूँ, एडमिन का अलग लेआउट बना सकता हूँ, यूज़र का अलग लेआउट बना सकता हूँ, सभी का अलग अलग लेआउट रहेगा और वो सेपरेट रहेगा अपने चाइल्ड पेरेंट के साथ। तो ये एक इसमें बेनिफिट मिलता है। एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर नेस्टेड करके और एक डीप लेयर, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें आउटलेट कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या है, ये जो पोस्ट है इसको रहने देते हैं और यहाँ पर पोस्ट ना करके इसको पोस्ट लेआउट बनाते हैं। तो मैं पोस्ट का एक लेआउट बना रहा हूँ। देखिए पहले हमारा लेआउट है जिसके अंदर में हमारा पोस्ट रहेगा और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। बट अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये हमारा लेआउट है, इस लेआउट के अंदर में हमारा एक और लेआउट है और उस लेआउट के अंदर में हमारा कुछ कंपोनेंट रह सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं पोस्ट लेआउट और यहाँ पर ये हमारा पोस्ट ही रहेगा। अभी हमें बनाना पड़ेगा एक कंपोनेंट नया। तो यहाँ पर आते हैं, पेज के अंदर नहीं, यहाँ कंपोनेंट के अंदर बनाते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, फिर यहाँ पर बनाते हैं पोस्ट लेआउट डॉट जेएस, पोस्ट लेआउट डॉट जेएस लिखा मैंने। और इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग कॉन्टैक्ट वाला ही कॉपी कर लेते हैं कहीं से। ये कॉन्टैक्ट वाला आया, इसमें से कॉपी किया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाता हूँ, सभी को पता होगा, एग्जांपल्स मेरे सारे इजी होते हैं। यहाँ पर आकर पेस्ट किया मैंने और कॉन्टैक्ट में बस इसको चेंज कर दूंगा मैं कि ये हमारा हो जाएगा पोस्ट लेआउट। ये हमारा पोस्ट लेआउट पेज नहीं है, ये लेआउट है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ पेज लेआउट ऐसे ही लिख देते हैं, दिस इज़ पोस्ट, ये लिखता हूँ दिस इज़ पोस्ट लेआउट। याद रखिए ये कोई पेज नहीं है, बस आपको पता चले कि हाँ ये लेआउट भी हमारा काम करे, इसलिए मैंने ये H1 लिखा हुआ है। वरना हम लोग यहाँ पर मीनिंगफुल कोई लेआउट बनाते हैं अपने पोस्ट डिटेल्स के लिए या फिर किसी अदर चीज़ के लिए। तो ये जो पोस्ट लेआउट है ये हम लोग यहाँ पर मेंशन हमने किया, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं किया तो हम लोग ये लेआउट से यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारा जाएगा पोस्ट लेआउट। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर लिखिए पोस्ट लेआउट और यहाँ पर भी लिख दीजिए पोस्ट लेआउट। तो अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया कि अगर कोई पोस्ट पे हिट करे तो हमारा पोस्ट लेआउट चल पड़ेगा।
तो इस लेआउट के अंदर हम लोग रखेंगे पोस्ट डिटेल को। तो पोस्ट डिटेल नाम का एक कंपोनेंट बनाते हैं या फिर एक पेज बनाते हैं, पोस्ट डिटेल। तो यहाँ पर पेज में राइट क्लिक करते हैं और पोस्ट डिटेल्स क्या लिख दिया मैंने, पोस्ट डिटेल डॉट मैंने लिखा हुआ है .js। अब आर्ट में आते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी किया और यहाँ पर पोस्ट डिटेल में इसको पेस्ट किया और यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, हो जाएगा पोस्ट डिटेल पेज, सेव कर दिया। अभी ये जो हमारा कंपोनेंट है ये इस लेआउट के अंदर हमारा रेंडर होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारा लेआउट है ये इस लेआउट के अंदर है और इस लेआउट के अंदर में ये हमारा चलेगा। देखिए लेआउट जो हमारा layout.js है ये भी हमारा एक लेआउट है और इस लेआउट के अंदर में हमारा ये लेआउट चल रहा है और साथ में कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो हमारा लेआउट है पोस्ट लेआउट है, इस लेआउट के अंदर में हमारा ये कंपोनेंट चलेगा। तो इसको मैं चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सेल्फ क्लोजिंग से हमारा काम नहीं बनेगा, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ पर आपको इस तरीके से राउट लिखना पड़ेगा और इसके चाइल्ड में हमें बनाना है। तो यहाँ पर आइए और ये सेल्फ क्लोजिंग रहेगा और यहाँ पर पाथ लिखेंगे और यहाँ पर कैटेगरी हम लोग लिखेंगे डायनेमिक तरीके से। तो यहाँ पर लिखा मैंने कॉलन कैटेगरी और यहाँ पर हमारा एलिमेंट हो जाएगा कौन सा, पोस्ट डिटेल। तो हम लोग लिखेंगे पोस्ट डिटेल, ये वाला इंपोर्ट भी हो गया साथ में, बहुत बढ़िया। चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया पोस्ट डिटेल। तो इसका जो बनेगा पाथ हो क्या बनेगा, /post/कैटेगरी और इस पे हिट करने पर पोस्ट डिटेल चलेगा, यानी कि ये वाला हमारा पेज चलने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसको गेट कर सकते हैं यूज़ पैरम्स का यूज़ करके, तो मैं वह भी करके आपको दिखा देता हूँ, या फिर अभी इतना ही देख लीजिए, ये हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का चीज़। इसको सेव किया, अभी हमें किस में हिट करना है, /post/कैटेगरी, उस पर हिट करने पर ये हमारा चलेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर /post/कैटेगरी, कैटेगरी में आप कुछ भी लिखिए, जैसे मैंने लैपटॉप लिखा तो देखिए हमारा ये लेआउट चला और लेआउट तो चला, बट इसमें जो चाइल्ड हमारा जो डिटेल कंपोनेंट था ये हमारा रेंडर नहीं हुआ भाई। ये जो डिटेल था ये सिर्फ पोस्ट लेआउट हमारा चला, बट ये नहीं चला। तो ये चलना कहाँ चाहिए, ये रेंडर कहाँ पर होगा, ये इसके पेरेंट में होगा, यानी कि पेरेंट में आपको इसका जगह देना पड़ेगा। पेरेंट जगह देगा अपने चाइल्ड को कि कहाँ पर इसको रेंडर होना है, इस लेआउट में। तो यहाँ पर कहाँ आप इसको रेंडर करवाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा है ये पोस्ट डिटेल ये इस लेआउट में कहाँ पर रेंडर हो, ये रेंडर हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आउटलेट, इस तरीके से आउटलेट में लिख दिया। तो अब हमारा ये जो पोस्ट डिटेल है यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। सेव कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट डिटेल पेज अब दिखाई देने लगेगा। तो ये आउटलेट लिखना बहुत ज़रूरी है पेरेंट में, और पेरेंट में उस स्थान पर आपको लिखना है जहाँ पर अपने चिल्ड्रंस को आप रेंडर करवाना चाहते हैं। अब मैं आपको वो कैटेगरी यहाँ पर गेट करके दिखा देता हूँ ज़रा, वह भी देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं यूज़ पैरम्स, ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद जो कैटेगरी है उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे स्ट्रक्चर करके। फिर यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि हमारा ये, इसको मैं स्पेस देकर देखिए कैटेगरी यहाँ पर हमारा चलाएगा, जो कैटेगरी आएगा वो हमें यहाँ दिखाई देगा कैटेगरी पोस्ट डिटेल्स और कैटेगरी, और ये मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देगा अच्छा दिखने में लगेगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर आते हैं और देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये पूरा का पूरा। तो आप अगर होम में है तो होम पेज दिखाई देगा, अबाउट में है तो अबाउट पेज दिखाई देगा। ये हमारा जो टॉप लेवल का हमारा लेआउट है, इस पर ये सारे पेजेस हमारे चल रही हैं। और कॉन्टेक्ट में आएगा कॉन्टेक्ट पेज। अगर आप पोस्ट स्लैश कोई कैटेगरी देते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट स्लैश कोई कैटेगरी जैसे लैपटॉप दिया या मोबाइल दिया, तो फिर हमारा वो पोस्ट लेआउट में चलेगा। जैसे मोबाइल दिया, क्या दिया भाई, पोस्ट स्लैश मोबाइल दिया, तो ये हमें दिस इज़ पोस्ट लेआउट मोबाइल पोस्ट डिटेल, और मोबाइल का जो भी डिटेल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका हर मतलब इस डिटेल का एक अपना लेआउट है। ये मेरे कहने का मतलब है, एक ही वेबसाइट में दो लेआउट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एक मेन वेबसाइट के लिए और एक सिर्फ पोस्ट डिटेल के लिए एक पोस्ट लेआउट यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की हुई है। अभी एक चीज़ यहाँ पर मुझे जो थोड़ी सी खटक रही है वह यह है कि अगर कोई यहाँ पर सिर्फ पोस्ट लिख के इंटर प्रेस करे, या फिर आप यहाँ भी क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो दिस इज़ पोस्ट लेआउट यहाँ पर दिखता है, जबकि पोस्ट में एक अपना एक कंपोनेंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पोस्ट है इस पर एक अपना कंपोनेंट है,
मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट कंपोनेंट। देखिए ये वाला कंपोनेंट पोस्ट पेज, तो ये तो कंपोनेंट बेकार हो गया पोस्ट पेज। इसको कैसे यूज़ करेंगे अगर मुझे यूज़ करना है तो? इसको यूज़ करने के लिए देखिए इसको यूज़ करना है, लेकिन मुझे यूज़ करना है इसी पाथ पर स्लैश पोस्ट पे। अभी स्लैश पोस्ट पे क्या है? पोस्ट लेआउट। अब इसी पाथ पर मुझे ये भी यूज़ करना है, तो आप इंडेक्स वाला ये वाला यूज़ करेंगे सिंटेक्स। कैसे यूज़ करना है, इससे यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा देखिए, आपको दिखाता हूँ। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट कंपोनेंट चलवाना है और इसमें कोई भी पाथ नहीं होगा। पाथ लिखने के बजाय आप यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स लिखने से क्या होगा? इंडेक्स लिखने से होगा ये कि ये अपने पेरेंट के पाथ को शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा पोस्ट लेआउट भी चलेगा और हमारा पोस्ट कंपोनेंट भी चलेगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और देखिए पोस्ट में क्लिक करेंगे तो लेआउट भी चलेगा और पोस्ट पेज भी चलेगा। होम में रहेंगे तो होम, अबाउट में रहेंगे तो अबाउट, कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो कॉन्टैक्ट। कि हमारा जो टॉप लेवल का लेआउट है इसके बेस पर ये सारे पेजेस चल रही है। और जब आप पोस्ट में क्लिक करते हैं तो ये पोस्ट लेआउट के साथ शेयर करके पोस्ट पेज को भी ओपन करके वो दिखाता है। साथ में अगर आप कैटेगरी चूज़ करते हैं तो वो पोस्ट लेआउट का चाइल्ड बनेगा, जिसकी वजह से वो आपको इस तरीके से इस लेआउट के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर और मेंशन कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा पेज जो कि है ही नहीं उस पर अगर कोई हिट करता है तो उसके लिए एरर मिल जाए, वो जो हमने किया हुआ था शुरू में। तो उसको हम लोग कहाँ पर करेंगे? उसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इस रूट्स के बाहर यहाँ पर। नहीं, ये एरर पेज हमारा नहीं है। आई थिंक एरर पेज हमने डिलीट कर दिया क्या? ओके, एरर पेज नहीं, हम लोग यहाँ पर इसमें JSX भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि एरर पेज नॉट फाउंड, एरर 404 पेज नॉट फाउंड, ये लिख दिया। अभी हमारा ये कोई भी ऐसा अगर आप हिट करते हैं यहाँ पर जो कि नहीं है तो उस केस में आपको 404 दिखाई देगा। और ये एक बेहतर अप्रोच है। अगर आप लेआउट बनाना चाहते हैं तो लेआउट भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये रिएक्ट राउटर कहता है। अब यहाँ पर हमें एक वार्निंग दे रहा है कि नेविगेट को आपने यूज़ नहीं किया, तो नेविगेट हमारा है ही नहीं, तो कहाँ से यूज़ करूँगा भाई? मतलब ये नेविगेट का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये अब कोई एरर नहीं है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रिएक्ट राउटर, जो कि काफ़ी लंबा मैंने बना दिया जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ। बट मुझे उम्मीद है कि आपको नेस्टेड रूट भी समझ में आ गया होगा। ये इंडेक्स प्रॉप इसमें क्या करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाइल्ड के अंदर में चाइल्ड भी बनाना सीख गए होंगे। अगर बाकी सारी चीज़ें हमने CH1 में डिस्कस की वो सारी चीज़ आप सीख गए होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें होता है कि ये ऑब्जेक्ट का ये जो आपने रूट बनाया हुआ ये पूरा का पूरा ये बिहाइंड द सीन यूज़ रूट्स हुक को यूज़ करके बनाता है। वो भी मैं आपको बता दूं तो ठीक रहेगा, लेकिन उसका एक्चुअली यूज़ नहीं होता। आप उसको बस जान कर रखिए, जिससे कि आप भविष्य में हालांकि उसका आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है और यूज़ रूट्स है हुक इसमें किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ एक ज़रा सा। देखिए यहाँ से मैं मेन कॉन्सेप्ट्स में आया डॉक्यूमेंटेशन का। यहाँ पर ये कह रहा है कि इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ रूट्स यू कैन यूज़ रूट हुक्स, रूट्स गोज हियर, और जो भी रूट होगा आपका यहाँ पर जाएगा इंस्टेड। तो रूट्स का यूज़ करने के बजाय आप यूज़ रूट्स हुक का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से चाइल्ड वगैरह आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट के तौर पर आप उसको बनाते हैं बेसिकली। बट मुझे नहीं लगता कि आप इसको बनाना पसंद करेंगे, और उसके बजाय जो रूट्स है उसी का आप यूज़ करेंगे। लेकिन अब कहेंगे मुझे तो मैं इसका यूज़ करके भी आपको एक बार दिखा दूंगा। ये वाला छोटा सा चीज़ है, वो 5-10 मिनट का काम है। बट मुझे नहीं लगता कि आप उसमें कभी देखना चाहेंगे उसको, मतलब देखना नहीं चाहेंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है। जो मैं बोल नहीं पा रहा वो कहने का मेरा मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। जो हमने सीखा, जितना हमने सीखा उतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप रिएक्ट राउटर का यूज़ कर पाएंगे पूरी तरीके से। ये पूरा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।